हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकेंड यूनिट विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें हम देखने वाले हैं दैट इज मॉडलिंग। तो मॉडलिंग होती क्या है? वो एक प्रोसेस है जिससे आप अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हो आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम का। ये क्यों बनाते हैं हम? ताकि हम एनालाइज कर सकें, डिजाइन कर सकें और समझ सके उसके स्ट्रक्चर को, सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को, और कम्युनिकेट भी कर सकें क्लाइंट के साथ कि सॉफ्टवेयर में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो आप सॉफ्टवेयर को पहले डेवलप नहीं करते, उसका पहले आप मॉडल बनाते हो। और मॉडल क्या होता है? उसका एक अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। ये चीज आप समझ लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे विच इज RE, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। तो ये एक प्रोसेस है रिक्वायरमेंट्स गेदर करना, उन्हें एनालाइज करना और फिर उन्हें डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंटिंग वर्ड आपको कई बार देखने मिलेगा क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज करते हो उसको आपको लिख कर रखना है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। और क्यों? क्योंकि मैनेज करो। आप किसको मैनेज करना है, किसको लिखना है? आपको रिक्वायरमेंट्स को लिखना है। रिक्वायरमेंट्स आपको कहां से मिलते हैं? रिक्वायरमेंट्स आपको मिलते हैं स्टेक होल्डर्स के पास से। स्टेक होल्डर्स आपको बताएंगे उनको क्या चाहिए, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो बोलेंगे और वो रिक्वायरमेंट्स आप गेदर करते जाओगे और वो इंप्लीमेंट कर दोगे सॉफ्टवेयर के अंदर। और इससे क्या हेल्प होती है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से? प्रोजेक्ट फेलियर्स नहीं होते क्योंकि चीजें अनक्लियर होती नहीं है। चीजें अगर अनक्लियर नहीं होगी, इनकम्प्लीट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, तो आप उनके मुताबिक काम करोगे, ना कि कुछ भी ऐसा कर दोगे कि बाद में पता चले कि ये तो उसमें कवर ही नहीं हुआ। तो सब कुछ कवर्ड हो, इसलिए आप रिक्वायरमेंट्स लेते हो। अभी रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंटेड नीड है, कंडीशन है या कैपेबिलिटी है जो एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर को होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि आप स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस पूरे फुलफिल कर दो। और ये एक डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन की तरह भी काम करता है। आपको वो गाइडेंस देता है डेवलपमेंट में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए अभी वन बाय वन ना सारे हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कोई फीचर या फंक्शन के बारे में बात करते हैं सॉफ्टवेयर में। जैसे कि यूजर का ऑथेंटिकेशन हो गया, यूजर का पासवर्ड, ईमेल आईडी लिखना, या डेटा प्रोसेसिंग हो गई, वो जो भी डेटा दे रहा है, ये आगे आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, यूजेबिलिटी से, स्केलेबिलिटी से, कि सॉफ्टवेयर आगे कैसा काम करने वाला है, कैसा कर रहा है, वो नॉन फंक्शनल में। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसा देखिए कुछ कूपन्स वगैरह अप्लाई करना हो गया, कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, ये सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हो गए। यूजर रिक्वायरमेंट्स मतलब यूजर को जो चाहिए, यूजर जब सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसको क्या फील हो रहा है कि इसमें ये लैक कर रहा है, मुझे ये चाहिए, ये हो जाते हैं यूजर की तरफ से दिए जाने वाले रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो गए जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद जो है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। परफॉर्मेंस के अंदर बेंचमार्क आ जाता है, स्मूथनेस आ जाती है, कितना स्मूथ आपका यूआई है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर चल रहा है किसी भी फोन पे, वो परफॉर्मेंस में आता है। फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी बहुत काम में आती है इसमें। मतलब पेमेंट गेटवे कितना सिक्योर है आपका, पेमेंट कितना अच्छे से जा रहा है, वो तो एक चीज हो गई। डेटा कितना अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, कितना सिक्योर ऐप है, जो पासवर्ड वगैरह वो दे रहा है वो आप कैसे स्टोर करते हो, ये सारी चीजें सिक्योरिटी में। फिर है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। आप लॉज से ये कितना अडियर करता है वो इंश्योर करते हो। कि देखिए एक एग्जांपल मैं दूं, तो जो उबर का सॉफ्टवेयर है वो ऐसा कर रहा था यूएस में कि जिसकी बैटरी परसेंटेज लो है वो उनको हाई फेयर्स बताता था कि आपको इतने पैसे लगेंगे, जो रेगुलरली नहीं लगना चाहिए। पर अब उसकी बैटरी कम है, उसको जरूरत है, उसको हाई डिमांड है, तो उससे ज्यादा फेयर चार्ज कर रहा है। तो ये इलीगल चीज है, ये लीगली नहीं की जा सकती। तो इसके ऊपर उन पर केस भी हुआ था। तो ये जो चीजें है ना, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पहले से बताई जानी चाहिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देने वाले लॉयर्स भी होते हैं कंपनीज के पास, जो बताते हैं कि ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये एक हो गई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये टाइप्स थे। अभी हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की हमें जरूरत होती क्यों है। तो हमें जरूरत होती है सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सॉफ्टवेयर में करना क्या है आपको पता नहीं चल सकता जब तक कि आपको क्लाइंट नहीं बताता। बस ई लर्निंग ऐप बनाना है मुझे, एक फिजिक्स वाला जैसा, इतना बोलोगे तो नहीं बना पाएंगे। रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको पता चलना पड़ेगा। फिर रिस्क आपके कम हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बात की, सारी चीजें पहले से अवेलेबल होती है तो हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेते चलते हैं कि आगे रिस्क ना हो। कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, क्योंकि पहले ही आप डिसाइड कर लो कि ये चीजें यूज करोगे
तो कॉस्ट एफिशिएंट ही रहेगा ना। आगे जाके अगर आपको यूजर बोलता है कि नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए, तो वो पॉइंट पे कॉस्ट जो है हाई भी लग सकता है। तो पहले से ही आप प्रायोरिटाइज करते हो कि ये चीज नहीं लेंगे, इसमें ज्यादा कॉस्ट जाता है, तो चीजें कॉस्ट एफिशिएंट होती है। क्वालिटी भी आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जैसा यूजर ने बोला था एज इट इज आप वैसा बनाओगे, यूजर के बजाय जो स्टेक होल्डर्स ने बोला था। फिर कम्युनिकेशन भी आपका इनहांस हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें जो है आप कम्युनिकेट करके ही स्टेक होल्डर से गेदर कर रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन भी अच्छा बनता है। डेवलपमेंट भी जो है ना, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग गाइड्स द डेवलपमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर ही आप डेवलपमेंट कर पाओगे। कंप्लायंस भी ये इंश्योर करता है, मतलब जो रेगुलेटरी और बिजनेस स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा था अभी, लॉ से रिलेटेड वगैरह, ये भी आपको कहां से मिलता है, रिक्वायरमेंट से। स्केलेबिलिटी भी फैसिलिटेट हो जाती है, कि मतलब आगे जाके आपका सॉफ्टवेयर कैसा काम करना है वो भी यहाँ से पता चल जाता है। यूजर का सेटिस्फैक्शन काफी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आप इतना अच्छा सॉफ्टवेयर उसे दोगे जैसा उसने कहा था, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप एक्सीड कर देते हो। डिसीजन मेकिंग में भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि आप क्या करते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, फिर उसमें से आप प्रायोरिटाइज करोगे ना जो सब में अच्छे हैं, तो डिसीजन लेना काफी आसान हो जाता है। नहीं तो आपको बस एक ही बंदा है रिक्वायरमेंट देने वाला और वो कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट दे भी नहीं रहा, तब आपको डिसीजन लेना काफी टफ होता है। तो इसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हो चीजों को और डिसीजंस भी अच्छे से ले सकते हो ड्यू टू रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। अब हम ना रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग टास्क के बारे में आते हैं, तो ये बहुत मेजर टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है ना सारे टास्क है, वन बाय वन हम सारे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ इंसेप्शन। तो देखिए, इंसेप्शन एक ऐसी फेज है जहां पे आप नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम आइडेंटिफाई करते हो, कि ये सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, ये सॉफ्टवेयर को करना क्या है, वो आप पता करते हो। और जो की स्टेक होल्डर्स है आपके, वो आप रिकॉग्नाइज करते हो। इसमें की स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, आपका यूजर हो गया जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, फिर क्लाइंट्स हो गए जो फंडिंग दे रहे होंगे आपको, सॉफ्टवेयर बनवा रहे होंगे आपसे, फिर डेवलपर्स हैं जो खुद सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो ये जो है ना आपके की स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन सबको जो है आप इसमें से आइडेंटिफाई करोगे। तो वही है सबसे पहला पॉइंट, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम डोमेन को समझो, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर में करना क्या है, और जो हाई लेवल गोल्स है वो भी आप डिस्कस करो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है सॉफ्टवेयर के ये डिस्कस करो। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी सिस्टम बाउंड्रीज डिफाइन करो, कि एग्जैक्टली आपको सॉफ्टवेयर में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं डालना है, बाउंड्रीज सेट करो आप। फिर उसके बाद फीजिबिलिटी एसेस करो। फीजिबिलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन डू इजीली, मतलब ये कर पाओगे क्या, ये चीज फीजिबल है क्या। कुछ भी मनचाहा कोई अगर रिक्वायरमेंट देता है आपको, तो वो आप कर पाओगे क्या, फीजिबल है क्या, ये आपको चेक करना पड़ता है इंसेप्शन वाली फेज में। तो ये सब चीजें आप करते हो। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो कंपनी को अगर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है तो उसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे सबसे पहले। तो कौन होंगे स्टेक होल्डर्स इसमें स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, फिर टीचर्स होंगे जो हमें कुछ और चीजें बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स देंगे, फिर डेवलपर्स हो गए जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये जो है स्टेक होल्डर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर प्रॉब्लम डोमेन को समझेंगे कि एग्जैक्टली ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको क्या चाहिए, आपको लाइव क्लास लेना है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देना है, आपको क्विजेस चाहिए, मतलब एक जनरल आइडिया आप लेते हो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपको कोर्सेस देना है और ये चीज देना है, पेमेंट वगैरह रखना है, यूजर ऑथेंटिकेशन रखना है। अगला है एलिसिटेशन। तो इसमें आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स गेदर करना चालू करते हो। तो यहां से मेन काम शुरू होता है। पहले तो आप समझते हो स्टेक होल्डर्स को वगैरह, यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स लेना चालू करते हो स्टेक होल्डर्स के पास से, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके। अब वो कौन सी टेक्निक्स होती है, देखिए आप इंटरव्यूज ले सकते हो यूजर क्लाइंट वगैरह के साथ, ताकि आप समझ पाओ। फिर उसके बाद क्वेश्चनेयर्स और सर्वेज बनाते हो आप, ताकि आप उनका फीडबैक ले पाओ। और बाद में करंट सिस्टम और वर्कफ्लोज को समझो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सोचना, सेशंस लिए जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, जहां पे बहुत सारे लोग बैठकर सोचते हैं, अच्छे से अच्छे आइडियाज और रिक्वायरमेंट्स आपको देते हैं, फिर उसमें से आप प्रायोरिटाइज करके बेस्ट रिक्वायरमेंट मतलब इंप्लीमेंट करते हो। बेस्ट रिक्वायरमेंट तो नहीं रहती, क्योंकि दो स्टेक होल्डर अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट दे रहे हैं तो आपको दोनों की सुनना पड़ेगा ना। ओके, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से जो है कर सकते हो आप। फिर बाद में सिमिलर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को रिव्यू करना। तो अब मैं ई लर्निंग ऐप बना रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी कौन से ई लर्निंग ऐप से देखूंगा, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी,
फिर बायजूस, वेदांतु वगैरह, और फिर उनको रिव्यू करूंगा, तो उससे मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में हेल्प होगी। फिर मैं जैड सेशंस परफॉर्म करूंगा। जैड मतलब जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशंस होते हैं, जहां पे आपके जो भी क्लाइंट्स, यूजर्स, डेवलपर्स हैं, उनको आप बुलाते हो, उनसे बातचीत करते हो कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या रखना है, रिक्वायरमेंट्स उनसे गेदर करते हो। तो ये जो पॉइंट है एलिसिटेशन, उसमें आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट्स गेदर करते हो। अब है अगला इलैबोरेशन। देखिए, एलिसिटेशन का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हमारे जैसी बात चल रही थी ई लर्निंग के बारे में, तो ई लर्निंग का ऐप मैं बना रहा हूं, तो मैं कौन से मेरे स्टेक होल्डर से बात करूंगा, टीचर्स से, डेवलपर से। तो टीचर्स मुझे कुछ आइडिया देंगे कि हमको क्विजेस चाहिए ऐप में। फिर दूसरा कोई स्टेक होल्डर, जैसे दूसरा कोई टीचर आइडिया देगा कि मुझे क्विजेस भी चाहिए, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स क्विज सॉल्व कर देंगे तो उनके मार्क्स के बेसिस पे लीडर बोर्ड चाहिए मुझे, कि ये बंदे को सब में हाईएस्ट मार्क्स मिले, ये सेकंड आया, थर्ड आया। तो ऐसी चीजें आपको सुनने मिलेगी उसमें। फिर अभी इलैबोरेशन की बात करें, तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिले हैं ना, उन्हें आप एक्सपैंड करते हो, उन्हें आप रिफाइन करते हो, जो मिल चुका है उसको और बेहतर बनाते हो आप, ताकि वो और डिटेल्ड हो जाए। कैसे करते हो आप, मॉडल्स बना के। कौन से मॉडल्स, तो आप जो है यूज केस डायग्राम्स बना सकते हो, और फिर उसके बाद डीएफडी बना सकते हो आप, डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो ये आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, डीएफडी और यूज केस, अभी के लिए मैं बस बता रहा हूं आपको। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स समझो, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस बनाओ, और फिर रिलेशनशिप्स जो है ना इस्टेब्लिश करो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स में। तो यूज बेसिकली तो यही है कि आप मॉडल्स वगैरह बनाओ, और जो है एक्सपैंड करो जो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स मिल चुके हैं। मॉडल्स कैसे बनाओगे आप, अब मुझे ई लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें मैं ऐसा बनाऊंगा कि मान लो ये मेरा स्टूडेंट है जो यूज करने वाला है सॉफ्टवेयर को, ये टीचर है जो उसके मार्क्स वगैरह देखेगा, प्रोग्रेस ट्रैक करेगा, और ये कोई एडमिन है, ये टीचर सिखाने वाला है, ये इसके कोर्सेस लॉन्च करेगा टीचर्स सॉफ्टवेयर पर, और उसके बाद ये स्टूडेंट जो है ये वो उसे एक्सेस कर पाएगा वो वीडियोस को। फिर ये एडमिन उनको एक्सेस देगा, मतलब इसने अगर फीस भरी है तो ये उसको एक्सेस देगा। तो ऐसे टाइप में आपको एक मॉडल बनाना होता है ये वाले स्टेज में। अब है अगली निगोशिएशन की स्टेज। निगोशिएशन में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो है स्टेक होल्डर्स हैं। अभी एक स्टेक होल्डर कुछ आइडिया देगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं लगता, हम ऐसा करेंगे, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे जो है ना उनके आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप एक बैलेंस्ड सोल्यूशन निकालते हो, बैलेंस्ड एंड अग्रीएबल सोल्यूशन, जो चारों को पसंद आ जाए। तो ये काम होता है निगोशिएशन वाली स्टेज में। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कौन से रिक्वायरमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करते हो, जो क्रिटिकल फीचर्स है ना उनको हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे आप। मतलब मान लीजिए एक टीचर बोल रहा है, एक स्टेक होल्डर बोल रहा है कि ना हम लाइव क्लासेस डालेंगे हमारे सॉफ्टवेयर पे, दूसरा स्टेक होल्डर बोल रहा है कि नहीं हम रिकॉर्डेड डालेंगे। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप देखोगे कि एग्जैक्टली जो है किसको प्रायोरिटाइज करना है, लाइव या रिकॉर्डेड। तो फिर आप बोल सकते हो कि अगर हम लाइव करेंगे ना तो सर्वर कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। तो अब सर्वर कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं लाइव की वजह से, तो आप लास्ट में एक अग्रीएबल सोल्यूशन पे आओगे कि हमको रिकॉर्डेड ही करना है, नहीं तो और कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसा करते हुए आप सारी चीजें निगोशिएट करते जाओगे। रिजॉल्व कैसा करोगे डिसएग्रीमेंट्स को, आप डिस्कशंस के थ्रू और ट्रेड ऑफ्स के थ्रू। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सिचुएशंस है तो उसमें से आप क्या करते हो, एक बैलेंस्ड वे निकालते हो, एक नहीं पूरा कर देते, एक के लिए एक बैलेंस्ड वे निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ। और फिर लास्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं उनको आप लिख देते हो कि ये हमने एक्सेप्ट किया है, क्यों किया है वो भी आप लिखना, दैट्स नोन एज डॉक्यूमेंटिंग। अब देखो स्पेसिफिकेशन, इसमें आप क्या करते हो, जो अग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट्स है ना, जो पिछले स्टेज में हम अग्री कर चुके हैं, एक अग्रीएबल सोल्यूशन पे आ चुके हैं, उसको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आप डॉक्यूमेंट करते हो। कहां डॉक्यूमेंट करते हो, एसआरएस डॉक्यूमेंट उसका आप बनाते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसमें आप सारी चीजें लिख कर रखते हो। तो वही लिखा हुआ है, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स यूज करना, और जो भी फंक्शनल, नॉन फंक्शनल या बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स है वो आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। और फिर इसके बाद अगर देखें तो वैलिडेशन है। तो वैलिडेशन में आपका काम अब हो चुका है, अब आप सिर्फ ना टेस्टिंग शुरू करते हो। टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर के भाषा में बोल रहा हूँ, यहाँ पे वैलिडेशन ही वर्ड अच्छा है। रिक्वायरमेंट्स जो है उनको आप वैलिडेट करो, कितने अच्छे हैं, क्या है वो आप चेक कर सकते हो, सारे करेक्ट है, कंप्लीट है और फीजिबल है ना, कर तो पाओगे ना उनको। तो वो डेवलपमेंट से पहले ये सब आपको निपटा देना होता है। तो कैसे करोगे वैलिडेट,
रिक्वायरमेंट रिव्यूज करोगे स्टेक होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर्स को बोलोगे देखिए हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट बना दिया है, हमको क्या रिक्वायरमेंट्स करना है, हमारे पास सब रेडी है, अब हम इनको वैलिडेट करते हैं, रिव्यू करते हैं। प्रोटोटाइप्स बनाओ, सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के स्टेक होल्डर्स को बता दो कि ये चीजें जो है हमने सॉफ्टवेयर के अंदर रखी हुई है। फिर टेस्ट केस जनरेशन का यूज करो। टेस्ट केस जनरेशन का मतलब होता है कि अलग अलग केसेस यूज करना। जैसा मान लो मैं मुझे लॉगिन करना है एक सॉफ्टवेयर में, तो लॉगिन मैं जब कर रहा हूं तो एक तो केस हो गई कि मैं मेरा यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा और लॉगिन कर दूंगा। फिर एक ऐसी केस हो जाएगी कि मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूं, ये एक केस हो गई। फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने अकाउंट ही नहीं बनाया और मैं लॉगिन कर रहा हूं, तो वो मुझे बोलेगा साइन अप करने को। फिर मैं साइन अप करने जा रहा हूं और वहां पे मेरा यूजर नेम ऑलरेडी टेकन है। तो ये सारे केसेस आप जनरेट करके देखते हो रिक्वायरमेंट क्लैरिटी के लिए। फिर इनकंसिस्टेंसीज, एम्बिग्विटीज या मिसिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी होते हैं वो सब जो है आप इसके अंदर चेक करते हो। देन द नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग इज रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। अभी वैलिडेशन हो चुका है, वैलिडेशन में आपने फाइनलाइज कर दिया, अब आगे के लिए जो है ना आप मैनेज कर सकते हो। मतलब देखो इसमें आप क्या करते हो, ट्रैक करते रहते हो, कंट्रोल करते रहते हो और अपडेट करते रहते हो रिक्वायरमेंट्स को। क्योंकि एक बार आपने सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया या बनाकर क्लाइंट को दे भी दिया तो भी उनके नए रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो नए रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने का काम आप रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट में करते हो। जैसा कि देखो मैंने सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट को दे दिया, अब वो मुझे बोल रहा है कि मुझे डार्क मोड भी चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर में, तो अब ये नई रिक्वायरमेंट मिल गई तो मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करूंगा मैं? तो वो केस में आप क्या करोगे, वापस जाओगे, चेक करोगे कि आप ये कर पाओगे क्या, ये फीजिबल है क्या, ये डार्क मोड करना। अगर है तो आप कर दोगे और फिर डॉक्यूमेंट कर दोगे कि ये हमने चेंज इसमें किया हुआ है, डार्क मोड डाला है, क्यों डाला है आपने डार्क मोड वो भी आप लिखोगे, किसने किया ये डार्क मोड की आइडिया कौन से स्टेक होल्डर ने दी, ये सब कुछ आप डॉक्यूमेंट करते हो। देखिए रिक्वायरमेंट्स डेटाबेस या एक रिपोजिटरी बना के रखो, तो उस पे से आपको समझेगा कि क्या जो है ना आप चेंज कर रहे हो। और चेंजेस जो है ना सिस्टमैटिकली हैंडल करो। ट्रेसेबिलिटी रखो, ट्रेसेबिलिटी मतलब क्या चेंज किया है वो आपको समझ में आना चाहिए पीछे जाकर भी। वर्जन कंट्रोल रखो, वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि पुराने वर्जन्स को भी एक्सेस रखो। आप देख सकते हो ना हर जो भी ऐप बनता है उसका नया नया वर्जन होता है, वर्जन 2.1, वर्जन 3.1, वर्जन 3.1.2। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वर्जन कंट्रोल अवेलेबल होता है। आप पिछले वर्जन में जाके भी देख सकते हो कि क्या था और अभी के नए वर्जन में क्या है रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है जो टास्क है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क वो हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क पे। तो देखिए अगर एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क पे कभी क्वेश्चन आता है ना तो आप पूरा इंसेप्शन याद कर सकते हो। इंसेप्शन में क्या था, ये इनिशियल फेज होती है प्रोजेक्ट की जहाँ पे आप फाउंडेशन बनाते हो। ग्राउंड वर्क है तो ग्राउंड वर्क से फाउंडेशन याद रख सकते हो आप आपके सॉफ्टवेयर का। तो देखिए इसमें क्या करते हो आप, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करते हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हो। वही चीज जो हम इंसेप्शन के अंदर करते हैं। तो एक एग्जांपल देखिए, कंपनी है जिनको एक मोबाइल ऐप बनाना है ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए। तो इसमें एस्टैब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क में हम क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर फूड डिलीवर हो सके। आप कस्टमर्स को डिलीवरी पार्टनर के साथ कनेक्ट करोगे और साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करोगे। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करोगे। तो इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, डिलीवरी पार्टनर्स, कस्टमर जो ऑर्डर करेंगे, रेस्टोरेंट के ओनर्स और डेवलपर्स जो कोड करेंगे इस ऐप को। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर करना क्या है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स में आप बोल सकते हो कि हमको रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए कि ऑर्डर कहाँ है, अभी कहाँ तक डिलीवर हुई है। फिर उसके बाद एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए कि अच्छे से सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए और साथ ही साथ जो है सिक्योर पेमेंट ऑप्शंस चाहिए। पेमेंट जो है प्रॉपरली जाना चाहिए रेस्टोरेंट ओनर को, डिलीवरी पार्टनर को, ये सब चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्कोप डिटरमाइन करो। स्कोप मतलब एग्जैक्टली कितनी चीजें उसमें होगी, उसका स्कोप क्या है, उसकी बाउंड्री क्या है। तो आप बोलोगे कि सब होगा उसमें इससे रिलेटेड, जैसा फूड डिलीवर कर पाओगे आप और ऑर्डर वगैरह प्लेस होगी, कैश जो है आप पेमेंट गेटवे वगैरह दोगे। बस इसमें एक चीज है कि रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं करोगे। मतलब जो भी रेस्टोरेंट के पास अभी अवेलेबल है, इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतना अभी कम हो गया, तो ये मैनेज नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर और ओवरहेड बढ़ जाएगा। फिर वो चेंज करेगा और वो कभी चेंज करना भूल गया और कोई बंदा उसे ऑर्डर दे देता है तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें उसमें नहीं रखेंगे।
फिर उसके बाद आप फीजिबिलिटी चेक करोगे। फीजिबिलिटी में ये बताना है आपको कि ये चीजें आप कर पाओगे क्या। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखो कि पैसे उतने हैं क्या आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। फिर उसके बाद टेक्निकल फीजिबिलिटी देखो कि वो चीज कोड कर पाओगे क्या। तो ये सारी चीजें देखना है आपको। और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट बना दोगे आप, एसआरएस डॉक्यूमेंट, जिसमें सब मॉडल्स वगैरह सेट कर दोगे। तो इस तरीके से जो है काम होता है। अब आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, तो ये कैसा है देखिए, ये प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और एंटिटीज जिनका इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट में या फिर वो अफेक्ट होते हैं प्रोजेक्ट से। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं सिस्टम से, उनका मेन रोल होता है एज अ स्टेक होल्डर। तो इसमें देखिए ये होते हैं क्लाइंट्स जो फंडिंग दे रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को, जो आपसे प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बाद होते हैं एंड यूजर्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। और फिर एंड यूजर्स के बाद जो है वो होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो बजट वगैरह आपको बताएंगे कि कितने पैसे हैं और रोल्स असाइन करेंगे कौन क्या काम करेगा। तो ये सारे जो है ना स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। और इसके बाद है सेकेंडरी, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अभी वो कौन होते हैं, सारे कोडिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं ना उनको सेकेंडरी स्टेक होल्डर माना जाता है। जैसे हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिख सकते हो आप, सॉफ्टवेयर डेव्स। फिर उसके बाद यूआई यूएक्स वाले बंदे, यूआई यूएक्स डेवलपर्स। और फिर उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस टेस्टर्स, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर्स समझ लो, सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे वो लोग। और फिर बाद में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये क्या करेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को चेक करते रहेंगे कि सब चीजें सही से हो रही है क्या। फिर इसके बाद रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस स्टेक होल्डर्स, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये कौन, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में बताया था कि लीगल अडियरेंस ये इंश्योर करते हैं, लीगली सब चीजें हो रही है ना, लॉ के अंदर सब चल रहा है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेटर्स भी होते हैं जो चेक करते हैं कि गवर्नमेंट से भी इनको परमिशन मिल रही है क्या वो चीज करने की। जैसा हेल्थ केयर का ऐप हो गया, कोई हॉस्पिटल का ऐप है, तो इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये भी स्टेक होल्डर्स आपको देखना है। फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस होता है। जैसा मान लीजिए मैं मेरे ऐप के अंदर अगर एआई इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं जिस कंपनी का एआई ले रहा हूँ तो वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया मेरे ऐप में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। फिर इन्वेस्टर्स वगैरह भी जो सिर्फ पैसे देते हैं और कुछ नहीं करते, बस बिजनेस से रिटर्न लेते हैं, तो वो भी जो है ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। अभी अगली जो चीज है, आप स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस लोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वर्कशॉप्स वगैरह में लोगे, डिस्कस करोगे टीम के साथ। फिर उसके बाद इंटरव्यूज एंड सर्वेज करना, जो भी लोग हैं आपके पास उनके इंटरव्यूज लो, उनको सर्वेज दो ताकि आपको फीडबैक मिल सके कौन कैसा स्टेक होल्डर है। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, तो देखिए ये ना एक ग्राफ होता है जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हो कि कैसा आपका स्टेक होल्डर है। तो उनके इंटरेस्ट और उनके पावर या फिर उनके इन्फ्लुएंस के हिसाब से वो आप ग्राफ बनाते हो। तो ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लुएंस उसका और फिर उसका इंटरेस्ट। तो देखिए इसको ना हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आप ना वो लोगों को रखते हो जिनको बस आपको सेटिस्फाइड रखना है, क्योंकि वो लोगों का इन्फ्लुएंस तो काफी ज्यादा होता है लेकिन उनका इंटरेस्ट उतना नहीं होता। तो मतलब वो पैसे आपको दे रहे होंगे लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको बस आपको सेटिस्फाइड रखना है। फिर एक टाइप के लोग होंगे जिनको आपको क्लोजली मैनेज करना है, क्योंकि इंटरेस्ट भी उन लोगों का ज्यादा है और इन्फ्लुएंस भी उन लोगों का काफी ज्यादा है, तो उनको आप क्लोजली मैनेज करोगे। फिर एक ऐसे लोग होंगे जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं है, बस इंटरेस्ट उनका बहुत है, तो उनको चीजें आप इन्फॉर्म करते रखोगे, कीप इन्फॉर्म्ड। फिर उसके बाद एक ऐसे लोग होंगे जिनको इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं है और इन्फ्लुएंस भी उनका कुछ खास नहीं है, तो बस वो लोगों को आप मॉनिटर करना। तो अब ये जो ग्राफ है ना, इसके अंदर आप आपके स्टेक होल्डर्स को रखते जाओगे। मान लो ये ब्लू स्टेक होल्डर है, तो मैं बोलूंगा ये यहां पर कहीं आता है, ये स्टेक होल्डर, इसका इंटरेस्ट इतना है और इन्फ्लुएंस इतना है। फिर एक यहां पर आएगा जिसका इंटरेस्ट भी नहीं है इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। कोई यहां पर आएगा जिसका इंटरेस्ट भी बहुत है उतना ही उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसको बहुत ध्यान से मुझे बात करना पड़ेगा, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो अलग अलग स्टेक होल्डर को आप इस ग्राफ पे रखते हो, तो वही है स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स।
फिर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना, तो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस प्लान्स या प्रीवियस प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स, वो सब आप रिव्यू करते हो इसमें, तब आपको स्टेक होल्डर्स आपके पता चलते हैं। अब देखिए मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये काम भी बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बहुत सारे आइडियाज, तो आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखिए कैसा करोगे आप रिकॉग्नाइज और मैनेज। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से स्टेक होल्डर का कितना इन्फ्लुएंस है और वो कितना आपको इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो बेसिस पे आप उनका ध्यान दोगे बात की तरफ। जिसका वैसा भी कुछ रोल नहीं है उसमें और वो आपको कुछ आइडिया दे रहा है, तो उसकी आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे टाइप में आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद सारे व्यू पॉइंट्स को गेदर करो। गेदर कैसा करोगे आप, वर्कशॉप्स रखोगे, वर्कशॉप्स रख सकते हो आप। फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रख सकते हो, फिर जैड सेशंस रखते हो, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेशंस। देखिए ये चैप्टर में कैसा है, बहुत सारी चीजें रिपीट होती है, बेसिकली एक ही टॉपिक पे पूरा चैप्टर है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के जो टास्क है ना, वही हर जगह पे देखने वाले हैं हम। ये भी मैनेजिंग मल्टीपल व्यू पॉइंट्स का जो पॉइंट है वही बोल रहा हूं ना मैं। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, पहले भी हमने वही देखा, स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करो, आगे भी हम वही देखने वाले हैं, तो चीजें रिपीट ही होने वाली है इसमें बहुत सारी। फिर जो भी व्यू पॉइंट्स आपको मिले हैं उनको एनालाइज करो, समझो आप। फिर उसके बाद कैटेगराइज करो उनको। कैटेगराइज करना मतलब अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट्स को अलग करो, व्यू पॉइंट्स को। मान लो कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट दे रहा है आपको, कोई नॉन फंक्शनल दे रहा है, तो व्यू पॉइंट्स आप सब अलग अलग कर दोगे। फिर उसके बाद कैटेगराइज द व्यू पॉइंट्स। कैटेगराइज करना मतलब सेम व्यू पॉइंट्स जो है उनको एक जगह कर दो, ताकि बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। जैसा मान लीजिए मैंने पहले ही आपको एक सेम एग्जांपल दिया था कि एक बोल रहा है हमको वीडियो चाहिए हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, और एक बोल रहा है हमको लाइव क्लास चाहिए। 5 लोग बोल रहे होंगे लाइव चाहिए, 6 लोग बोल रहे होंगे उनको रिकॉर्डेड चाहिए, तो वो 5 लोगों का जो है ना व्यू पॉइंट एक कर दो, तब बाद में आप प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो वही अगला पॉइंट है, रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको आपको बाद में रिकंसाइल करना है। और फिर व्यू पॉइंट्स डॉक्यूमेंट कर दो। जैसे ही आप रिकंसाइल करते हो, रिकंसाइल करना मतलब डिसाइड कर लेते हो कि ये बंदा है ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, मैंने बीच का सोल्यूशन ये निकाला है, फिर उसको डॉक्यूमेंट कर दो, लिख दो आप। लास्ट में वैलिडेट करो कि ये मैंने लिख दिया है, आप चेक कर लो, स्टेक होल्डर्स को दिखा दो, फिर वो वैलिडेट कर देंगे। अगला भी देखते हैं, वर्किंग टुवर्ड कोलैबोरेशन। तो देखिए इसमें क्या करते हो आप, टीम वर्क से काम करते हो। जो भी आपकी टीम है, डेवलपर्स की, स्टेक होल्डर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, सब लोग मिलकर यहाँ पर काम करते हैं टू इंश्योर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि सब लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, वो डेवलपर अपना अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहा है, सब लोग मिलके एक ही जगह पर यहाँ पे काम करते हैं, तो कोलैबोरेशन देखने मिलता है। तो देखिए पहला तो यही है कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए सबके अंदर, जो भी है स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन और मीटिंग्स के वजह से कम्युनिकेशन अच्छी होगी। फिर अगला जो पॉइंट है वो है क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क। जैसा मैंने अभी कहा, क्रॉस फंक्शनल मतलब लोगों का अलग अलग काम है। जैसा डेवलपर अलग चीज है, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग है, टेस्टर अलग है, डिजाइनर अलग है, लेकिन सब लोग एक ही जगह बैठकर काम करेंगे, तो एक दूसरे को नॉलेज भी वो शेयर कर पाएंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। तो क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हेडिंग लिखो और ये सारे पॉइंट्स लिखते चलो नोटबुक में। तो ये पॉइंट्स अगर आप लिखोगे ना, तो इसके ऊपर आप कितनी भी थ्योरी खुद से लिख सकते हो, बट ये पॉइंट्स याद आना ज्यादा मैंडेटरी है। आगे की थ्योरी तो आप खुद से लिख ही सकते हो। फिर है एजाइल मेथोडोलॉजी। तो देखिए स्क्रम और कैनबान जैसे जो है आप मेथोडोलॉजीज यूज करो, जिसके थ्रू आप बोल सकते हो कि कितना आपका काम हुआ, कि यहां तक हमारा अभी काम हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना बाकी है। तो ऐसे कुछ मेथोडोलॉजीज यूज कर सकते हो आप एजाइल के अंदर। और डेली स्टैंड अप मीटिंग्स लेना है, तो रोड ब्लॉक्स वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप पता कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल की बात मैंने पहले भी की थी कि आप वर्जन्स जो है पुराने भी रेडी रखते हो, मतलब अभी वर्जन 3.0 आया है तो 2.0 भी आप रखते हो। फिर कोड कोलैबोरेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, गिटहब के बारे में। तो गिटहब पे जो है कोड वगैरह आप कोलैबोरेट कर सकते हो, गिटहब, गिटलैब, गिट वगैरह पर। तो अलग अलग डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर सकते हैं।
फिर स्टेक होल्डर्स के साथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग करो, ये तो आपको पता ही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूइंग, फीडबैक, सर्वे लेके आप ये करते हो। फिर फीडबैक और इटरेशन उनका लो अच्छे से और उसके ऊपर काम करो। तो इसमें जो है ना आप CI/CD जो है इंप्लीमेंट करते हो। CI/CD जो है ये होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, मतलब एक इटरेटिव अप्रोच है जिसके थ्रू आप बार बार काम करते हो। फिर लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो और टीम में बॉन्डिंग लाओ ताकि काम जो है पॉजिटिवली अच्छे से हो सके। कोलैबोरेशन के ये टॉपिक्स हो गए हमारे। अगला देखिए, आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके पास रेडी होने चाहिए जो आप स्टेक होल्डर्स को पूछोगे डायरेक्टली, तभी वो आपको रिक्वायरमेंट्स अच्छे से दे पाएंगे। तो वो जो क्वेश्चंस है वो कौन से होते हैं, अभी हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डोमेन। तो प्रॉब्लम डोमेन अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्वेश्चंस पूछोगे आप कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, व्हाट प्रॉब्लम इज द सॉफ्टवेयर इंटेंडेड टू सॉल्व। फिर है उसके बाद इसमें प्राइमरी यूजर कौन होने वाला है, सेकेंडरी यूजर कौन होने वाला है। प्राइमरी यूजर तो स्टूडेंट्स होंगे, अगर एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो वो बताएंगे आपको। इसके एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है क्या आपके पास, वो भी आप पूछोगे। तो आपको प्रॉब्लम डोमेन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, स्टेक होल्डर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें की स्टेक होल्डर्स कौन है आप पता करोगे। की स्टेक होल्डर्स मतलब क्लाइंट्स, जो यूजर्स है सॉफ्टवेयर यूज करने वाले, डेवलपर्स वगैरह। और फिर सॉफ्टवेयर से उनको क्या एक्सपेक्टेशन है, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करेंगे काम उस पर, वो आप यहां से करोगे। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डिफाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस कि आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जो है आप डिफाइन मतलब उनसे लेते जाओगे स्टेक होल्डर्स से। फिर टेक्निकल कंसिडरेशंस, इसके अंदर आप डेवलपर्स से बात करोगे कि हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना चाहिए कोड करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजी स्टैक है, क्या क्या सिस्टम इंटीग्रेशंस की इसमें जरूरत है, क्या एआई हमको इसमें इंटीग्रेट करना है, जो भी चीजें हैं आप इसमें पूछोगे टेक्निकल लोगों से। तो देखिए, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, बस क्लाइंट नहीं है आपका, सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर है इसमें, डेवलपर और क्लाइंट और यूजर। तो वो हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट्स। फीजिबिलिटी जहां पर भी वर्ड आता है तो वो चीज कर पाओगे क्या, आप ऐसा समझ सकते हो। तो फीजिबिलिटी में क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपका बजट क्या है, पैसे अपने पास है क्या उतने काम करने के लिए। फिर उसके बाद रिसोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। फिर उसके बाद पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकती है इसमें, तो रिस्क क्या होगी, बजट क्या है, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स है क्या हमारे पास कुछ, ये सब आप इसमें पूछोगे। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है वो भी आप लास्ट में पूछना, कि सॉफ्टवेयर कैसे टेस्ट किया जाएगा, अपडेट्स और मेंटेनेंस आप सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसे डिप्लॉय करोगे। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड आउटकम्स में आप पूछोगे। फिर इसके बाद हम आते हैं एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, एलिसिटेशन जो हमने पहले देखा वही है। क्या करते हो आप, गेदर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और डॉक्यूमेंट करते हो स्टेक होल्डर्स के नीड्स, मतलब रिक्वायरमेंट्स उनसे गेदर करते हो, वही चीज है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स में। ये आप इंश्योर करते हो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है यूजर को जैसा चाहिए वैसा मिल जाता है। तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए सबसे पहली चीज है आप इंटरव्यू लेते हो क्लाइंट्स के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ, वन ऑन वन डिस्कशन वगैरह करते हो, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स बनाते हो। देखिए, रिपीट हो रही है चीजें इसलिए मैं काफी फास्ट बोल दे रहा हूँ, बस पॉइंट देखो और लिखो। सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स पे क्या लिखोगे आप, कि आप सर्वेज और क्वेश्चनर्स लेते हो स्टेक होल्डर्स से ताकि उनका फीडबैक ले पाओगे आप। फिर ऑब्जर्व करो, एनालिस्ट जो है ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इश्यूज है वगैरह। फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में सब लोग आइडियाज देंगे कि ये काम अच्छे से होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सारे आइडियाज आप लो और समझो। फिर प्रोटोटाइप बनाओ, जो आइडियाज आपको मिल चुकी हैं उसके बेसिस पर हम एक प्रोटोटाइप मॉडल बना के स्टेक होल्डर्स को देंगे तो उनको भी एक आइडिया आएगी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूज केसेस एंड सिनारियोज, इसके अंदर ना स्पेसिफिक सिचुएशंस आप बताते हो यूज केसेस के अंदर। जैसा आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन करने के बाद अगर आपने इनवैलिड पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा, ये अलग केस हो गया। या फिर एक ई कॉमर्स ऐप है जहां पे आप सामान लेते हो, कार्ट के अंदर डालते हो और फिर आपका सॉफ्टवेयर जो है आप पे करके ले लेते हो, एक केस हो गया। फिर एक केस ऐसा हो गया, आप सॉफ्टवेयर ई कॉमर्स ऐप के अंदर चीजें डालते हो, कूपन कोड डाल के परचेस करते हो, ये अलग केस हो गया। और एक केस ऐसा हो गया कि पेमेंट हुआ ही नहीं आपका तो सारी चीजें वहां से चली गई। तो अलग अलग केसेस सिनारियोज भी देखो, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करो, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। फिर उसके बाद अगली जो चीज है वो है वर्कशॉप्स और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैड सेशंस कंडक्ट करो, वर्कशॉप्स लो,
तो इसके थ्रू जो है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन अच्छे से आप कर पाओगे। अब देखिए जनरल प्रोसेस मॉडल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल, सबसे पहला ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर जनरल प्रोसेस मॉडल्स कौन से हैं, तो फिर से भी आ सकता है, तो अच्छे से देख लीजिए। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल में क्या करते हो आप, सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हो, कौन कौन स्टेक होल्डर से पता लगाते हो कैसे कैसे है, यूजर, क्लाइंट, डेवलपर वगैरह। फिर उनसे रिक्वायरमेंट्स सारे कलेक्ट कर लेते हो, फिर एनालाइज करते हो कि ये फीजिबल है क्या, सही है क्या, सब कुछ चेक करते हो, और लास्ट में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लेना, लिख लेना सब कुछ, और लास्ट में उन्हें वैलिडेट कर लेना। यहाँ पे आपका जो है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का काम जो है कंप्लीट हो जाता है, और अब आप सॉफ्टवेयर बनाने में लग जाते हो। यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल है, यहाँ पे इटरेटिव अप्रोच नहीं यूज होता। यहाँ पे आप सब कुछ रिक्वायरमेंट्स लेते हो और पूरा सॉफ्टवेयर बना के क्लाइंट को देते हो। तो ये एक प्रोसेस मॉडल इसमें यूज होता है। तो ये बेस्ट किसके लिए है, जो वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स है, आपको रिक्वायरमेंट्स वो अच्छे से दे रहे हैं तभी आप इसमें कर पाओगे। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये कुछ काम के नहीं है, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स आप चेंज कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लो, एनालाइज करो, डॉक्यूमेंट करो, वैलिडेट करो, ये काम लगता है बार बार। तो ये तभी यूज करना जब सब कुछ रेडी है और आप सॉफ्टवेयर बना पा रहे हो। फिर है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसके अंदर क्या है, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आप लेते हो। इनिशियल रिक्वायरमेंट्स मतलब सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते आप, जो सब में क्रिटिकल और सब में बेसिक है वो आप लेते हो, और उसके बेसिस पे आप एक प्रोटोटाइप ऐप बनाकर क्लाइंट को देते हो, आपके स्टेक होल्डर्स को देते हो। फिर उनका फीडबैक आप लेते हो और बाद में रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हो। डिफाइन रिक्वायरमेंट्स का मतलब है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना, जैसा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, बिजनेस, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये सब डिफाइन करो और लास्ट में फाइनलाइज करो, और फिर वापस प्रोटोटाइप बनाओ। तो ये जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इसमें ये इटरेटिव अप्रोच है, बार बार आप करते जाते हो। तो कब यूज करोगे आप, जब कॉम्प्लेक्स या फिर अनक्लियर प्रोजेक्ट्स है, मतलब वो स्टेक होल्डर ही आपको अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं क्या करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा काम करो, तब जाके अच्छे से होगा। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है उनके बन सकते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर में करवाना क्या है, तो उनको प्रोटोटाइप मिल जाता है और लगेगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर, लेकिन एक्चुअल में उतना हो नहीं पाता। अगला जो प्रोसेस मॉडल है वो है जैड मॉडल, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो ये कैसा बनाते हो आप, जैड सेशंस कंडक्ट करते हो जिसके अंदर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह लोगे, बातचीत करोगे सबके साथ, फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करो, डिस्कस करो जैड सेशंस के अंदर, मॉडल्स और डायग्राम्स यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, और लास्ट में रिव्यू करके फाइनलाइज करो, सॉफ्टवेयर आप बना दो। फिर ये लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम्स के लिए लगता है, जहां पर आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर से अग्रीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, तो वहां आप जैड मॉडल यूज करना। फिर उसके बाद एक्सटेंसिव टाइम और शेड्यूलिंग एफर्ट्स यहाँ पे जाते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। देखिए ये पूरा थ्योरी है, मैं अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो के टाइम तक याद रहेगा, बाद में आप भूल भी जाओगे, कल तक भूल जाओगे ये सारी चीजें। तो ये लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने चीजें बहुत ही लिमिटेड लिखी हुई है स्लाइड्स पर, तो अब बस आप इतना लिख दो नोटबुक में, तब फिर अगर आगे भी आप पढ़ लेते हो तो आपको सब याद आ जाएगा, क्योंकि बस पॉइंट्स को आपको एक्सपैंड करना है। पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये पॉइंट्स याद आना जरूरी है, तो वो पढ़ लो आप अच्छे से। कॉग्निटिव मॉडल है उसके बाद। स्टेप्स इसमें क्या है, यूजर्स को ऑब्जर्व करो, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को कैसे यूज करते हैं वो ऑब्जर्व करो, उनको, उनके थॉट प्रोसेस को एनालाइज करो। देखिए कॉग्निटिव मॉडल जो है ना, ये पूरा यूजर्स के ऊपर बेस्ड होता है, यूजर्स कैसा काम करते हैं ये इसमें आप देखते हो। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करो। ये कब यूज होता है, जब आपको यूएक्स यूआई फोकस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, जहां पे यूजर का बिहेवियर मैटर करता है, क्योंकि यूजर को पीछे का कुछ नहीं दिखता, बैक एंड में क्या हो रहा है, यूजर को बस वही दिखता है कितना सही लग रहा है सॉफ्टवेयर, कलर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइन जहां पर ज्यादा मैटर करता है, वहां पे यू यूज कॉग्निटिव मॉडल। सो कॉग्निटिव मॉडल इज बेसिकली फॉर यूजर्स, यूजर्स का सोच के बनाते हो आप। मे नॉट कवर ऑल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कवर नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली यूजर के लिए, और यूजर को जो दिखता अच्छा है वो यूजर के लिए अच्छा होता है। फिर है उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी मॉडल। अब ये इंक्वायरी से ना समझ लो, हमको इसमें बहुत इंक्वायरी करनी पड़ती है। क्या करते हो आप, यूजर्स जो है ना आपके, उनके वर्क प्लेस पे जाके काम करते हो। जैसा मुझे अब सॉफ्टवेयर बनाना है यूजिंग द कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी मॉडल, और मेरा सॉफ्टवेयर है डॉक्टर्स के लिए, कुछ हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिकल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मैं। तो मैं जाता हूँ हॉस्पिटल्स को,
और समझता हूँ डॉक्टर से कि पेशेंट्स आते कैसा है। ऐसा नहीं कि बस उनको बुला लिया मेरे पास, रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ। इसमें इंक्वायरी करते हो, आप जाके खुद समझने की कोशिश करते हो पेशेंट्स कैसा आते हैं, वो कैसा डील करते हैं, पैसे कौन देता है, क्या देता है, ये सारी चीजें आप वर्क प्लेस पे जाके समझते हो। इंटरव्यूज लेते हो पेशेंट से, क्लाइंट से, सब कुछ स्टेक होल्डर से। फिर एनालाइज और एक्सट्रैक्ट करते हो रिक्वायरमेंट्स को। तो सिस्टम्स जिसको डीप डोमेन नॉलेज की जरूरत है ना, वहां पे आप ये यूज करना है। जहां पे आपको डीप नॉलेज चाहिए उस चीज का, सो यू यूज दिस मॉडल। टाइम इंटेंसिव है क्योंकि ये सब करने में आपको बहुत टाइम जाएगा, और ये स्केलेबल भी नहीं हो पाएगा लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें आपको जाने करने का काम है, तो उतना स्केलेबल नहीं हो पाता। फिर है एजाइल बेस्ड एलिसिटेशन मॉडल। तो ये इसमें एजाइल मेथड का आप यूज करते हो, जो हमने पिछले भी यूनिट में देखा हुआ है। तो क्या करते हो आप इसमें, इनिशियल रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसके स्मॉल इटरेशंस डेवलप करते हो, क्योंकि कि एक इटरेटिव मॉडल है, थोड़ा थोड़ा बनाने का काम है इसमें। प्रोटोटाइप मॉडल जैसा ही है, बस इसमें आप प्रोटोटाइप नहीं बनाते। आइडेंटिफाई इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, स्मॉल इटरेशंस बनाओ, फीडबैक लो यूजर से, और उसको रिफाइन और एडजस्ट करो। फिर से जाओ, फिर रिक्वायरमेंट्स लो, उस पर काम करो। तो ये चीज चलती जाती है, क्योंकि ये एक इटरेटिव अप्रोच है, थोड़ा थोड़ा करते हो आप। तो जहां पे इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट्स है ना, यूजर बोल रहा है, नए नए रिक्वायरमेंट्स दे रहा है, हर हफ्ते आपको नई रिक्वायरमेंट दे रहा है वो, तब आप ये अजाइल बेस्ड यूज करना। वही अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल में आपको वो नए नए रिक्वायरमेंट दे रहा है यूजर, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो वैसा अगर कुछ है तो ये यहाँ पर यूज करो। यहाँ पे स्कोप क्रीप हो सकता है। स्कोप क्रीप का मतलब होता है कि हमने पहले जो स्कोप बना के रखा था ना, उससे ज्यादा वो कुछ बोल रहा है। जैसा फूड डिलीवरी ऐप के बारे में मैंने बात की थी, उसमें मैंने स्कोप क्या बोला था, मैंने स्कोप बोला था कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग रखेंगे, लेकिन जो रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री है, जो रेस्टोरेंट के पास खाना है कितना है, मटेरियल कितना अभी उनके पास है, उनके पास ये पिज्जा 7 बचे हुए, तो किसी ने खरीद लिया वो 6 हो गए, फिर किसी ने खरीद लिया 5 हो गए, ये नहीं रखेंगे हम हमारे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि ओवरहेड बढ़ जाएगा। लेकिन अगले टाइम रिक्वायरमेंट में वो मांगता है कि मुझे ये भी चाहिए, फिर उसके अगले रिक्वायरमेंट वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए। पहले सॉफ्टवेयर बनाते टाइम बोला था कि बस मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर दो जिसके अंदर मैं मेरे वीडियो लेक्चर्स दूंगा, एक ई लर्निंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, बस वीडियो लेक्चर्स, और बंदा लॉग इन करना चाहिए, हो गया। और फिर बाद में रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रहे हो कि मेरे को अब लाइव क्लास चाहिए, मेरे को उसमें एआई इंटीग्रेशन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, चैटबॉट चाहिए, तो उतना तो पैसे भी नहीं रहते, तो कॉस्ट भी चले जाता है उसमें। तो ये सब चीजों से जो है ना स्कोप क्रीप होता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो ये चीजें हो सकती है एजाइल बेस्ड मेथड में। फिर देखिए कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, सीआरजी। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड टीम ओरिएंटेड अप्रोच होता है, जहां पे डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स वगैरह मिलके जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, सब लोग मिलके। तो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक जो है ना सीआरजी के अंदर, वो होती है फास्ट, फैसिलिटी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। सब कुछ हमें इसके बारे में ही पढ़ना है, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फास्ट के ऊपर, तो आप समझ सकते हो। तो जॉइंट टीम ऑफ डेवलपर्स मिलके इसमें सोल्यूशन निकालती है अलग अलग प्रॉब्लम्स का। तो फास्ट मेथड यहाँ पे यूज करते हो। तो अब फास्ट अप्रोच कैसा काम करता है देखिए। इसमें अपना न्यूट्रल मीटिंग साइट सब में पहले डिसाइड करते हो कि कहाँ मिलना है, कहाँ बातचीत करनी है। एक न्यूट्रल लोकेशन आप लेते हो जहां पे कस्टमर्स, डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स सब मिलके बातचीत कर सके। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन के रूल्स। आप एक रूल बुक देते हो, या फिर रूल्स बता देते हो कि आप डेवलपर हो, आपने ये आइडियाज देना है, आप कस्टमर हो, आपसे हमको ये एक्सपेक्टेड है, आप स्टेक होल्डर हो, हमसे आपको ये एक्सपेक्टेड है। तो एक प्रिपरेशन के आप रूल्स बनाते हो कि जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना यहाँ पर फास्ट वाले अपने मीटिंग में, उसको क्या काम करना है। फिर जो भी आपके एजेंडाज है वो प्लानिंग करते हो आप उसकी, कि इनोवेटिव आइडियाज, डिस्कशंस वगैरह जो है वो देना चाहिए लोग आपको। फिर उसके बाद फैसिलिटेटर रोल, इसमें एक फैसिलिटेटर आप बना देते हो, एक बंदा जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो वो चाहेगा कि स्मूथ डिस्कशंस हो। तो वो करने के लिए एक बंदा चाहिए हमको, जो होता है हमारा फैसिलिटेटर। फिर डेफिनेशन मैकेनिज्म। तो इसमें आप चीजें यूज करो, जैसा फ्लिप चार्ट्स का यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स का यूज करो, स्टेक होल्डर्स को सब चीजें समझाने के लिए। सारे डिस्कशंस को डॉक्यूमेंट करो कि क्या बात हुई, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, क्योंकि यही सारी चीजें आपको बाद में सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करेगी। फिर गोल्स ऑफ फास्ट। तो फास्ट के गोल्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद सोल्यूशन एलिमेंट्स को डिफाइन करना, अलग अलग अप्रोचेस देखना,
और लास्ट में एक स्पेसिफिकेशन SRS डॉक्यूमेंट बना देना। तो वो इसमें गोल्स होते हैं इसके। देखिए अभी हम एक वीडियो गेम सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है गेम फन, फास्ट को यूज करके। तो सबसे पहला है आप लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताओगे। तो इसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है? फर्स्ट थिंग, ये तीन चीजें जो है ना फास्ट के अंदर ली जाती है हर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो एक हो गया डिस्प्ले, जहां पे आपका गेम चलेगा, वो पॉइंट पे डिस्प्ले, यहाँ पर आप गेम खेलोगे डिस्प्ले पे। फिर मेन्यू होगा जहां पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, क्विट का, गेम स्टार्ट न्यू गेम, लोड गेम, ऑप्शंस वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद साउंड ऑप्शंस, जहां पे कट सीन का आपको आवाज बंद कर देना है या फिर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कम ज्यादा करना है। फिर उसके बाद इवेंट, इवेंट मतलब जो भी कट सीन्स वगैरह बता रहे हो आप, बीच में वीडियो वगैरह दिखा रहे हो गेम के बीच में, वो सब चीजें आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखोगे। फिर उसके बाद सर्विसेज क्या क्या दोगे आप? तो सर्विसेज में जो है सेटिंग साउंड्स, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स ऑप्शंस वगैरह है वही आप रखोगे, साउंड्स के जो भी सेटिंग्स है वो। फिर उसके बाद GUI कस्टमाइजेशन, GUI कस्टमाइजेशन मतलब कलर्स वगैरह चेंज करना गेम के अंदर। अगर आपको एक्सेंट कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद हेल्प एंड इंस्ट्रक्शंस, कि गेम के कंट्रोल्स क्या है, गेम को खेलना कैसे है, कोई नया बंदा खेल रहा है उसको समझे, इसलिए वो आप दोगे। फिर इसके बाद आप रखोगे स्कोर बोर्ड, कि किसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके पॉइंट्स को आप लीडर बोर्ड में स्टोर करोगे। तो ये सारी चीजें सर्विसेज दे रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट्स हमने देखे। फिर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। फिर उसके बाद जो अगली चीज हमको चाहिए वो है हाई स्पीड, गेम में स्मूथनेस होनी चाहिए, FPS अच्छा चाहिए। फिर मेमोरी का भी कम यूसेज होना चाहिए। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स आप उसमें रखोगे। तो ये तीन चीजें समझ लो, ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज, कंस्ट्रेंट्स, ये तीन चीजों का ध्यान दिया जाता है एक फैसिलिटी, ये फास्ट अप्रोच के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या बताते हो? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस जो यूजर के अंदर और सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हो सकते हैं। देखिए एक चीज से सॉफ्टवेयर नहीं चलता। जैसा मैं कई बार सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखते हो, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है पासवर्ड गलत हो गया, कभी ऐसा हो सकता है कि लॉगिन आईडी वो बंदा दे रहा है लेकिन उसका अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर उसको साइन अप करना पड़ेगा। फिर साइन अप करने में भी वो यूजर नेम लिख रहा है जो किसी और ने ले रखा है। तो ये सारे यूसेज सिनारियोज हो जाते हैं अलग अलग। तो वो सब हम देखेंगे अभी। तो देखिए यूसेज सिनेरियोज के अंदर वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखिए। यूजर सेंटर्ड जो है एक एस्पेक्ट होता है इसका, जो फोकस करता है कि यूजर कैसा इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसका इंटरेक्शन, जो लॉजिकल फ्लो ऑफ एक्शंस होगी। सॉफ्टवेयर पहले ओपन होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड लिखेगा, ओपन होगा सॉफ्टवेयर। फिर उसके अंदर वो कोर्स परचेज करने जाएगा, कोर्स परचेज पर क्लिक करेगा, पेमेंट गेटवे में कार्ड के डिटेल्स देगा, फिर पैसे देगा, फिर वो पैसे आपके पास आएंगे, कोर्स का एक्सेस उसको जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ना स्टेप बाय स्टेप इंटरेक्शन में होती है। फिर रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, प्रैक्टिकल यूज केसेस आप इसमें बताते हो। और फिर गोल ओरिएंटेड जो है होना चाहिए, कि सब यूसेज होने के बाद एक स्पेसिफिक गोल उस यूजर को मिलना चाहिए। ये डिटेल्ड हो सकता है या फिर हाई लेवल हो सकता है। तो ये कुछ चीजें थी यूसेज सिनेरियोज की। फिर टाइप्स ऑफ यूसेज सिनेरियोज देखिए। सबसे पहला टाइप होता है नॉर्मल सिनेरियो, जिसको आप हैप्पी पाथ भी बोलते हो। मतलब एक तरीके से काम कर देना और वो स्टार्टिंग से एंड पे हो जाता है। जैसा ई कॉमर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, यूजर फ्लिपकार्ट ओपन कर रहा है, कार्ट में चीजें डाल रहा है, फ्लिपकार्ट छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर, मान लो ई कॉमर्स का ऐप है, वो उसको ओपन कर रहा है, उसमें कार्ट में चीजें डाल रहा है, चीज परचेज कर ले रहा है, हो गया काम। ये हो गया उसका हैप्पी पाथ। फिर हो गया एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो, जहां पर वो सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा है, चीजें कार्ट में डाल रहा है, परचेज करते टाइम वो कूपन कोड लिख रहा है, तो उससे उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है और वो फिर खरीद रहा है। ये हो गया ऑल्टरनेटिव सिनेरियो। फिर है एक्सेप्शन सिनेरियो, जहां पर वो चीजें ले रहा है, फिर पैसे देने के टाइम पे वो पैसे दे ही नहीं पा रहा है, कुछ एरर आ रही है वहां पर। तो अब ये एरर जब आती है ना, उसको आप बोलते हो एक्सेप्शन सिनेरियो। तो ये तीन अलग अलग टाइप के यूसेज सिनेरियोज होते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ यूसेज सिनेरियो देखिए, यूजर रजिस्ट्रेशन इन अ वेब एप्लीकेशन। तो इसके अंदर कैसा होता है? फर्स्ट थिंग इसमें होती है यूजर वेबसाइट ओपन करता है,
वेबसाइट ओपन करने के बाद वो साइन अप के ऊपर क्लिक करता है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद वो उसके डिटेल्स देता है, नाम, यूजर नेम, आईडी वगैरह, और फिर उसके बाद रजिस्टर पे वो क्लिक करता है। फिर जो ईमेल आईडी हमने दी थी वो ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन जाता है। अगर आपने कभी भी साइन अप किया होगा तो साइन अप ऐसा आप किसका भी ईमेल आईडी तो नहीं लिख सकते, खुद का आप लिखते हो, और फिर वो वेरिफिकेशन के लिए आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक ओटीपी भेजता है। ओटीपी या फिर कोई वेरिफिकेशन लिंक होती है, मान लो एक वेरिफिकेशन लिंक है, फिर वो लिंक पर आप क्लिक करते हो और फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और अब आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। फिर आप लॉगिन करते हो, पासवर्ड लिखते हो जो आपने दिया था, और अब वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है आप एक यूसेज सिनेरियो का एग्जांपल दे सकते हो। ये सारी चीजें नोट्स में भी अवेलेबल है, तो रिवीजन के लिए यू कैन आल्सो रेफर द नोट्स। अब देखिए एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है एलिसिटेशन के टाइम पे जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर किए थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने बनाए उनको आप बोलते हो एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट्स। वो सामान जो आपने एलिसिटेशन के टाइम पे लिया था, द डॉक्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस। तो देखिए स्टेक होल्डर के क्या क्या नीड्स है उसमें होते हैं कि जो भी उनको एक्सपेक्टेशन थी वगैरह वो आप लिखते हो। फिर यूज केसेस क्या है और यूसेज सिनेरियोस क्या है वो सब आप लिखते हो। यूज केस के अंदर यूजर कैसा जो है इंटरैक्ट करता है वो लिखा जाता है, और यूसेज सिनेरियो का अभी जो एग्जांपल दिया ना आपको, स्टेप बाय स्टेप क्या इंटरैक्शन वो करेगा वो उसमें होता है। फिर यूजर की स्टोरी, यूजर स्टोरी देगा एक कि मैं चाहता हूं मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा हो कि मैं अगर पासवर्ड भूल जाऊं तो मुझे रीसेट करने आना चाहिए वो पासवर्ड, ताकि मैं फिर से अकाउंट एक्टिवेट कर दूं। तो ये यूजर की स्टोरी है, वो भी आप लिख के रखते हो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के स्टेज में, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के स्टेज में। फिर एसआरएस बनाते हो आप, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी जाती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो एक डॉक्यूमेंट होती है। और साथ ही साथ BRD भी एक होता है जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड चीजें जो है वो लिखते हो, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एंड फिर उसके बाद प्रोटोटाइप्स और वायर फ्रेम्स। प्रोटोटाइप मतलब एक ऐसा मॉडल जो आप बनाते हो बस क्लाइंट को दिखाने के लिए, और वायर फ्रेम जो है ना वो भी आप प्रोटोटाइप ही समझ सकते हो, बस वो ऐप नहीं होता, उसके अंदर UI UX डिजाइन जो आपका बनने वाला है ना वो आप दिखाते हो। मतलब एक ऐसे इस तरीके से कि ऊपर यहाँ पर एक बैनर दिखेगा, फिर यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, फिर यहाँ एक हम बटन देंगे जिससे वो परचेज कर पाएगा। ये ऐसा आप एक जनरल सा बनाते हो कुछ, उसको आप बोलते हो वायर फ्रेम। फिर प्रोसेस मॉडल्स और डायग्राम्स जो आपने बनाए होंगे, मॉडल्स डायग्राम्स भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जो आप फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो वहां पर, या फिर आप डेटा फ्लो डायग्राम्स यूज करते हो, या फिर आप UML लैंग्वेज का यूज करते हो, उससे कुछ बताते हो। तो और भी बहुत सारे हैं, और है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, जहाँ पे दो चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दिखाया जाता है अलग अलग डेटा के बीच में। फिर मीटिंग नोट्स और इंटरव्यू के समरीज। देखिए ये क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपके पास है, आपने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के टाइम पे ये सारी चीजें बनाई थी, तो ये चीजों का आपके पास डेटा भरा हुआ है, भंडार है आपके पास पड़ा हुआ। रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट्स, जो भी रिस्क के एनालिसिस के रिपोर्ट्स वगैरह होंगे वो है यहाँ पर। पोटेंशियल रिस्क आगे जाके क्या हो सकते हैं, या फिर क्या रिस्क अभी थे हमने जो निकाले। फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट, फीजिबिलिटी मतलब क्या क्या आपके पास करने के लिए चीजें हैं, जैसा टेक्निकल फीजिबिलिटी हो गई, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी हो गई, आपके पास उतना पैसा है क्या करने के लिए, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हो गई कि लोग इतने हैं क्या कि काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट्स में आती है। अब देखिए यूज केस को डेवलप करना, ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि एक एटीएम का यूज केस डेवलप करो, या फिर कोई लॉगिन करने के लिए यूज केस बनाओ। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये एक मॉडलिंग यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिससे सिस्टम की फंक्शनैलिटी आपको समझ आती है। इसमें आप एक एंड यूजर का पर्सपेक्टिव बताते हो कि वो यूजर कैसे कैसे सारी चीजें करता है, उसको आप बोलते हो डेवलपिंग द यूज केस। तो पॉइंट्स देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। तो एक्टर जो है ना वो होता है जो ये सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, और सॉफ्टवेयर से कुछ भी उसका रिलेशन है वो एक एक्टर होता है। तो एक्टर जो है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्टर। प्राइमरी एक्टर मतलब यूजर जो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, मतलब अगर बैंकिंग का कोई ऐप है और मैं उसको यूज कर रहा हूं तो मैं प्राइमरी एक्टर हूं उसमें, मैं पैसे ट्रांसफर करने वाला हूं, मैं सब यूज करने वाला हूं। और उसमें जो सेकेंडरी एक्टर है ना वो हो जाएगी मेरी बैंक के सर्वर्स, क्योंकि वो लोग अब उसमें
चीजें करेंगे ना, जैसा मैं जब पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो ट्रांसफर कहां से होंगे, बैंक से, तो वहां पे बैंक भी एक सेकेंडरी एक्टर की तरह काम करता है। और उसका जो डायग्राम है वो भी मैं अगर बताऊं तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ये एक्टर है, और एक्टर को आप इस तरीके से दिखाते हो एक स्टिकमैन टाइप के फिगर से, और फिर ये एरो से उसकी आप एक्शन बताते हो। ये एक्शन, वो क्या एक्शन कर रहा है, और ये एक्टर। तो ये बेसिक जो है ना, इस तरीके से यूज केस आप डेवलप करते हो। प्राइमरी एक्टर और सेकेंडरी एक्टर, जैसा कस्टमर प्राइमरी एक्टर हो गया और बैंक सर्वर सेकेंडरी एक्टर हो गया। अब है देखिए इटरेटिव रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। देखिए सारे के सारे एक्टर्स जो भी है इसमें आप पहले नहीं पता कर सकते, पहले आपको सिर्फ प्राइमरी एक्टर पता होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज द यूजर। यूजर ही जनरली जो है प्राइमरी एक्टर होता है। बाकी उसमें बहुत सारे एक्टर्स हो सकते हैं। जैसा ई कॉमर्स का ऐप है, तो ई कॉमर्स के ऐप में कौन कौन एक्टर्स है, एक एडमिन है जो सारी चीजें कर रहा है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर, सेकेंडरी एक्टर। फिर दुकान वाला है जो उसकी चीजें बेच रहा है, जो उसके पास कितना मर्चेंडाइज है वो सब कुछ अपडेट कर रहा है, पैसे वगैरह वो अपडेट कर रहा है। फिर उसके अंदर पेमेंट गेटवे जो है, अगर रेजर पे यूज कर रहे हो आप बीच में, जो एक पेमेंट गेटवे है वो पैसे ट्रांसफर करता है आपको, पैसे यूजर से लेता है और आपको ट्रांसफर करता है खुद की कुछ फीस चार्ज करके, वो भी एक सेकेंडरी एक्टर हो गया। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी एक्टर्स आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होते। तो वो कब पता होते हो आपको, इटरेटिव रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर। जैसा जैसा आप आगे जाते हो ना, तब आपको वो पता चलते हैं कौन कौन उसमें एक्टर्स हैं। तो पहला इटरेशन जो है उसके अंदर आप उसको ही पता करते हो, यूजर को, और दूसरे इटरेशन में जो है ना आपको एडमिन, पेमेंट गेटवे, ये सारे लोग पता चलते हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, विच इज डेवलपिंग द यूज केस। तो अभी यूज केस को हम डेवलप करते हैं। तो जब भी आपको यूज केस डिफाइन करना है ना, तो जेकबसन के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको आंसर करना पड़ता है। अभी वो कौन से जेकबसन के क्वेश्चंस हैं हम सारे देखते हैं। सबसे पहला है सिस्टम का गोल क्या है। तो सिस्टम का गोल है, मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो क्या क्या हमारे गोल्स है, हमको चाहिए बैंकिंग सर्विसेज, जैसा बैलेंस चेक करना हो गया, मुझे बैलेंस चेक करना है मेरा। फिर उसके बाद मुझे फंड ट्रांसफर करने हैं, और अलग अलग बैंक अकाउंट्स उसमें ऐड करने हैं, मुझे बिल के पेमेंट्स करने हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, बहुत सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। फिर इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टर कौन है, तो प्राइमरी एक्टर तो यूजर ही है, प्राइमरी एक्टर हमारा यूजर रहेगा। और फिर उसके बाद सेकेंडरी एक्टर बैंक का डेटाबेस रहेगा, जो बैंक पैसे दे रही है। फिर पेमेंट गेटवे रहेगा, जो पेमेंट को ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरी जगह पे। तो पेमेंट गेटवे है, समझ लो ये, और साथ ही साथ बैंक का डेटाबेस। फिर उसके बाद प्री कंडीशंस क्या है सिस्टम डेवलपमेंट के पहले। प्री कंडीशंस का मतलब है कि पहले से कुछ ऐप में होना चाहिए क्या वो आदमी का। तो जो बैंक का डेटाबेस है वो ऑपरेशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक का डेटाबेस ही नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करोगे, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ऑलरेडी कुछ चीजें होनी चाहिए क्या। तो बैंक का डेटाबेस होना जरूरी है, और जो बंदा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसका अकाउंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक के अंदर। तो ये कुछ हो गए। तो मैं वही लिख देता हूँ, बैंक डेटाबेस और यूजर अकाउंट, ये कुछ प्री कंडीशंस हो गई। फिर उसके बाद अगला है मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय द एक्टर। तो मेन फंक्शंस क्या करेगा एक्टर, लॉगिन करेगा, उसका बैलेंस चेक करेगा, फंड्स ट्रांसफर करेगा, लॉगिन, यही जो हमने पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा था वही लिख देते हैं, चेक बैलेंस। फिर उसके बाद ट्रांसफर फंड्स, ये कुछ चीजें करेगा वो। फिर उसके बाद क्या क्या एक्सेप्शंस इसमें आपको हैंडल करना है। तो एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पैसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ लेकिन मेरे बैंक में उतने पैसे ही नहीं है, तो इनसफिशिएंट फंड्स की एरर आती है। गूगल पे में खुद अब जब एक्स्ट्रा पैसे कर रहे हो, पैसे ही नहीं है, तो इनसफिशिएंट फंड्स हो जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप आपकी पिन गलत लिख देते हो, तो फिर इनकरेक्ट पिन की भी एक एक्सेप्शन आ सकती है। फिर उसके बाद चेंजेस क्या है एक्टर के बिहेवियर में। तो चेंजेस ऐसे है कि यूजर जो है उसके अकाउंट डिटेल्स को चेंज कर सकता है, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, तो ये कुछ चेंज करेगा वो। फिर उसके बाद क्या सिस्टम इन्फो है जो एक्टर प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांजैक्शन के जो लॉग्स है, अकाउंट के अपडेट्स है, वो इंफॉर्मेशन देता है। ट्रांजैक्शन लॉग्स इतना याद रख लो, क्योंकि आप जब भी पे करते हो, किसी को भी आपने पे किए पैसे, तो हिस्ट्री के अंदर स्टोर होते हैं ना, इतने इतने पैसे आपने दिए, ये आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है।
तो ये इंफॉर्मेशन जो है एक्टर की तरफ से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इन्फो एक्टर को मिलती क्या है, हमको जो है हमारा अकाउंट बैलेंस मिलता है, कि फिर टेक्स्ट मैसेज भी हमको आता है कि आपके पास इतना अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है, आपने इतने ट्रांसफर किए, या आपने ही ट्रांसफर किए ना कि किसी और ने हैक किया है अकाउंट। तो ये सारी कुछ चीजें हमको बैंक की तरफ से या फिर सेकेंडरी एक्टर्स की तरफ से मिलती है। फिर विल द एक्टर इन्फॉर्म एक्सटर्नल सिस्टम्स, एक्सटर्नल सिस्टम्स को हम कुछ इन्फॉर्म करते हैं क्या? तो देखिए इसमें ईमेल या मोबाइल का भी काम होता है, क्योंकि जब आप अकाउंट एक्टिवेट वगैरह कर रहे हो तो फिर आप ओटीपी भेजते हो, आई मीन ओटीपी आपको आता है और फिर आप वो लिखते हो, तो कुछ इन्फो आपको उनको भी देनी पड़ती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बस ये क्वेश्चंस आप याद रख लो और उनके बेसिस पर आप आंसर्स बना सकते हो जो भी आपको कहा गया। जैसे अगर लॉगिन के लिए बोला गया, एटीएम के लिए पूछा गया, तो वो सब आप आंसर्स लिख सकते हो। अभी अगला है राइट अ यूज केस फॉर लॉग इन विद अ टेम्पलेट एंड डायग्राम। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले रहा हूं। तो देखिए यूज केस क्या है इसका, वो है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और प्राइमरी एक्टर इसमें कौन है? हमारा प्राइमरी एक्टर इसमें होने वाला है स्टूडेंट, जो कोर्स को खरीदने वाला है। फिर सेकेंड थिंग है गोल इन कॉन्टेक्स्ट। गोल क्या है? गोल है हमारा जो भी फंक्शनैलिटीज है, टू मॉनिटर ऑल फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड टू परचेज द कोर्सेस, आप लिख सकते हो। फिर कुछ प्री कंडीशंस है क्या? तो प्री कंडीशंस की तो यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, या फिर प्री कंडीशन होगी भी तो आप लिख सकते हो कि स्टूडेंट का ऑलरेडी अकाउंट होना चाहिए। स्टूडेंट नीड्स टू हैव एन अकाउंट। फिर सिनारियो या फिर बेसिक फ्लो क्या है? बेसिक फ्लो क्या होगा कि सिस्टम जो है, अभी इतनी जगह नहीं है यहाँ पर, फिर भी मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। पहला तो यही होगा कि सिस्टम रिक्वेस्ट करता है स्टूडेंट को उसका नाम और पासवर्ड लिखने के लिए, तो नेम एंड पासवर्ड। मतलब सबसे पहले मुझे सिस्टम नेम और पासवर्ड मेरा मांगेगा, फिर उसके बाद मैं मेरा नेम और पासवर्ड उसको दे दूंगा। सेकेंड स्टेप मैं उसको दे दूंगा नेम और पासवर्ड। फिर जैसे ही मैं नेम और पासवर्ड लिख दूंगा, अगर वो वैलिड है तो फिर मुझे एक्सेस मिल जाएगा और मैं लॉग इन कर पाऊंगा। फिर उसके बाद एक्सेप्शंस। एक्चुअली टू मॉनिटर ऑल फंक्शनैलिटीज टू परचेज द कोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे माइंड में एक्चुअली कोर्स परचेज करने का चल रहा था इसलिए मैंने वैसा लिखा, बट एक्चुअली ये लॉगिन के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉगिन के लिए गोल आपका यही है कि आपको एक्सेस मतलब अंदर जाना है आपके आपके करेक्ट डिटेल्स देके। एक्सेप्शंस इसमें क्या है कि कंट्रोल पैनल या तो आपका रेडी नहीं होगा, आपका यूजर नेम जो है ना वो इनवैलिड होगा, यूजर नेम, या फिर आपका पासवर्ड भी इनवैलिड होगा, तो फिर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। वो फिर वहां पे एक्सेप्शन हो गया कि पासवर्ड इनवैलिड, यूजर नेम इनवैलिड। दूसरा लिखो प्रायोरिटी क्या है इसकी, इसेंशियल है, बहुत इसेंशियल है, एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर एक्सेस। क्योंकि अगर यही नहीं होगा, आपका लॉगिन ही नहीं होगा, लॉगिन तो सबसे इसेंशियल चीज है ना, लॉगिन ही अगर आप नहीं कर पा रहे तो आगे सॉफ्टवेयर में क्या ही करोगे आप। तो काफी जो है ये इसेंशियल हो जाती है इसकी प्रायोरिटी। फिर पोस्ट कंडीशन क्या है कि यूजर अगर लॉगिन कर लेता है सक्सेसफुली तो आपको कोर्स के जो भी उसके डिटेल्स है वो दिखने चालू हो जाएंगे, तो वो उसकी पोस्ट कंडीशन है। किसकी पोस्ट कंडीशन है? सॉफ्टवेयर की। आफ्टर यूजर लॉग्स इन he should be able to see course info। और लास्ट में है सेकेंडरी एक्टर। इसमें कौन है? तो इसमें सेकेंडरी एक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इस तरीके से जो है आप जो है यूज केस यहाँ पे बना देते हो। तो ये तो टेम्पलेट हमने बनाया, और डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। डायग्राम में आप दो एक्टर्स बनाते हो, जो भी आपके दो एक्टर है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्टर जो है स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और जो दूसरा एक्टर है मेरा वो है एडमिनिस्ट्रेटर, जैसा अभी हमने टेम्पलेट के अंदर लिखा। और ये हम अभी लॉगिन करने वाले हैं। तो आप एक्टर ऐसा दिखाते हो और एक्शन आप एक सर्कल के अंदर दिखाते हो, और लॉगिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी आपका एक्सेस कर सकता है। और फिर जैसा आप लॉगिन करते हो, अब लॉगिन से जो है
आपको क्या करना है, लॉगिन से हमको जो करना है हमारा नाम और पासवर्ड लिखना है, एंटर नेम एंड पासवर्ड। ओके, फिर इसके बाद एंटर नेम एंड पासवर्ड, और जो पासवर्ड और हमने नाम लिखा वो वैलिडेट किया जाएगा, वैलिडेट डेटा। यहां पे ना आप इंक्लूड लिखते हो ऐसा, इसका मतलब होता है कि आप इससे रिलेटेड दूसरी चीज बता रहे हो, मतलब इसके आगे वाली ये चीज है, मतलब लॉगिन को जब आप करने जाओगे ना तो ये आपको करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये करना पड़ेगा, ये उसके आगे की चीज है। फिर और एक दूसरा भी होता है जो एक्सेप्शन होता है, मतलब ये एक्सेप्शन थोड़ी ना है, इंक्लूड आपको करना ही है, जो करना ही वाली चीज होती है ना, मतलब एक चीज करने के बाद जो दूसरी चीज करनी है फ्लो के अंदर, उस उधर आप ये इंक्लूड लिखते हो। और कभी ऐसी चीज है, जैसा अभी मैं नाम और पासवर्ड लिख रहा हूं लेकिन मेरा नाम और पासवर्ड रॉन्ग हो गया, तो फिर रॉन्ग हो गया तो वहां पे एक्सेप्शन हो जाएगी, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पासवर्ड इनकरेक्ट। तो वो केस में आप यहाँ पे लिखते हो एक्सेप्शन। ओके, तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हो फॉर यूज केस ऑफ लॉगिन। अभी हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स मॉडल बिल्ड करने की। तो जब रिक्वायरमेंट्स मॉडल बिल्ड करना है तो हम क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड वैलिडेट एवरीथिंग, ऑल द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमको रिक्वायरमेंट्स मिले उनको सबको समझते हैं, और फिर लास्ट में उन्हें वैलिडेट करने के बाद इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो जब हमको रिक्वायरमेंट्स मॉडल बनाना है तो क्या क्या चीजें की जाती है इसमें, देखिए सबसे पहली जो चीज है वो है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स। एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स मतलब रिक्वायरमेंट्स गेदर करना, सर्वेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूज, वर्कशॉप्स वगैरह रख के करना। इसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपको पता करने हैं, तो उस बेसिस पे आप काम करना शुरू कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यूजर को चाहिए सिक्योर लॉगिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ, तो ये चीज आपको रिक्वायरमेंट मिली है। रिक्वायरमेंट्स मॉडल बनाने के लिए पहला काम है रिक्वायरमेंट्स गेदर करो, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एग्जांपल के तौर पे सिक्योर लॉगिन चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए, मतलब पासवर्ड लिखने के बाद भी वो आपको ओटीपी वगैरह भेज के ऑथेंटिकेट करेगा। सिस्टम जो है 1000 कॉन्करेंट यूजर्स को चलाना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट हो गया। फिर अगला जो है वो है कैटेगराइजिंग रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स मिले हुए हैं ना उनको आप कैटेगरीज में डालते हो। एक हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक हो गया नॉन फंक्शनल, एक हो गया परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, एक हो गया बिजनेस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, फंक्शनल, फिर नॉन फंक्शनल, फिर बिजनेस। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर एग्जाम्पल के उस पे देखो कि पासवर्ड रीसेट करना हो गया, यूजर को पासवर्ड रीसेट करते आना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हो गया स्पीड वगैरह से रिलेटेड, सब कुछ जो भी ऑपरेशन है 2 सेकंड में होने चाहिए, तो यूजर फ्रेंडली ऐप बनेगा। फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि ये चीज डालो जिसकी वजह से हमारे 20% कस्टमर की इंगेजमेंट बढ़ जानी चाहिए, या मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आप सेपरेट करते हो, ये 4 रिक्वायरमेंट्स अलग वगैरह वगैरह ऐसा। फिर बाद में एक रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग टेक्निक को चूज करो, कैसा आप मॉडल्स बनाने वाले हो। तो इसके अंदर ना अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो है यूज केस मॉडलिंग, यूज केस मॉडलिंग जिसको यूएमएल बोला जाता है। यूएमएल के ऑनलाइन आपको बहुत सारे कोर्सेज भी दिखेंगे कि कैसे आप मॉडल्स बनाते हो। तो इसमें आप एक्टर्स और यूजर्स और यूज केसेस बनाते हो, जैसा अभी जस्ट हमने देखा, तो सिस्टम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है एक्टर, वो देखने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो होता है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम इसको कहा जाता है। तो ये डीएफडी में कैसा होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब यूजर जो है एक सिस्टम है, सिस्टम में यूजर उसका नाम देता है, नाम, पासवर्ड देता है, फिर वहां जो है सिस्टम आगे कुछ उसको फॉरवर्ड करता है, और आगे का जो भी सॉफ्टवेयर है वो उसका ओपन हो जाता है। तो सारी चीजें फ्लो में होती है, वो बताने के लिए आप डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हो। जैसा अगर एटीएम का डीएफडी है तो आप कैसा कार्ड डालोगे, कार्ड डालने के बाद वो आपको 4 चीजें पूछेगा कि
तो उसमें ही आप बता दोगे, आप आपका कार्ड डालोगे, फिर वो पूछेगा आपको, आपका पिन पूछेगा, फिर आप जैसे ही उसको पिन दोगे, पिन देने के बाद वो आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद आपको 4 ऑप्शंस देगा, विड्रॉ करना है पैसे, डिपॉजिट करना है, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर आगे जाके कुछ होगा। तो ये सारा डीएफडी में होता है, डेटा फ्लो डायग्राम में। फिर जो अगला वाला है वो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये ना डेटा के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जैसा यूजर्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, ये सब के बीच में रिलेशनशिप बनाए रखने का काम ईआरडी मॉडल जो है उसका होता है। फिर उसके बाद अगला जो मॉडल है वो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट बताया जाता है। जैसा अगर एक वर्कफ्लो सिस्टम है, वो अभी ड्राफ्ट में है, मतलब पूरी नहीं हुई, फिर पूरी हो गई, फिर मैंने स्टेक होल्डर को दे दिया, फिर वो अंडर रिव्यू है, फिर उसके बाद वो अप्रूव हो चुकी है। तो ये सारी एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्टेट बनाने के लिए आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स का भी यूज करते हो। तो ये डायग्राम्स याद रखो, डायग्राम्स मतलब ये मॉडलिंग टेक्निक्स याद रखो, तो आप रिक्वायरमेंट्स मॉडल बनाने के बारे में लिख सकते हो। फिर लास्ट में जैसे ही आपका काम होता है, आप वैलिडेट करते हो, स्टेक होल्डर को बता देते हो कि ये हमने बना दिया है, फिर आप उनसे रिव्यू लेते हो, वो आपको कुछ रिव्यू देंगे, और कुछ चीजें मिसिंग होगी तो वो आपको सही करने को बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक रिक्वायरमेंट है मेरी बनाई हुई, जिसमें मैंने लिखा है कि पासवर्ड रिकवरी होनी चाहिए। एक बंदे ने बोला था मुझे पासवर्ड रिकवरी चाहिए, और एक दूसरा बंदा बोल रहा है कि हम लोग किसी का भी कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करेंगे, पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं स्टोर करेंगे। तो पासवर्ड रिकवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें जब आप वैलिडेट करते हो ना रिक्वायरमेंट्स मॉडल को, तब की जाती है। एंड एट लास्ट जब सब कुछ खत्म हो जाता है, आप एसआरएस बना देते हो, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर सब कुछ आप लिख देते हो, सारे यूज केसेस, सारे डायग्राम्स, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। अब आप वो एसआरएस उठाओ और सॉफ्टवेयर बनाना, कोड करना चालू कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है देखिए, इसमें पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर लॉगिन वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है, मतलब स्कोप और ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, एक्चुअली स्कोप और ऑब्जेक्टिव कि क्या क्या चीजें सॉफ्टवेयर में होने वाली है, वो आप इंट्रोडक्शन में बताते हो। फिर अगली जो चीज होती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या फीचर्स और फंक्शंस होने चाहिए, जैसा लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, चेकआउट, खरीदने के लिए पेमेंट गेटवे वगैरह, जो भी रखना है फंक्शन से रिलेटेड। फिर उसके बाद नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल के अंदर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड चीजें होती है, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी वगैरह। फिर उसके बाद अगला जो है वो होता है डेटा रिक्वायरमेंट्स। जो डेटा रिक्वायरमेंट के लिए ईआरडी बताया था, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो उससे आप बताते हो सब कुछ, डेटा के डेटाबेसेस के बीच में का रिलेशनशिप। फिर बाद में सिस्टम मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर ईआरडी होता है क्योंकि डेटाबेस के बीच में का रिलेशन पता करने के लिए। फिर आगे सिस्टम मॉडल्स होते हैं, सिस्टम मॉडल्स तो आप यूएमएल वगैरह से बना सकते हो। तो इस सब चीजों से एक एसआरएस डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है। अब रिक्वायरमेंट मॉडल के एलिमेंट्स क्या क्या है वो हम सारे देख लेते हैं। अभी देखिए हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मॉडल की। तो सबसे पहले का जो है वो है सिनारियो बेस्ड एलिमेंट्स। तो सिनारियो जो भी काम होने वाला है उस पे, उसके बेसिस पे अगर देखो तो यूज केस होता है, जो भी यूजर के पर्सपेक्टिव से यूजर करने वाला है वो यूज केसेस है। फिर उसके बाद आप उनके डायग्राम्स बनाते हो कुछ, जैसा एक्टर, और फिर उसके एक्शन की जो भी डायग्राम है वो आप बनाते हो, ये एक्टर है और ये एक्शन है, तो ये यूज केस डायग्राम बनाते हो। फिर उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम्स, जो भी एक्टिविटीज होने वाली है उनके बीच में, उसके बेसिस पर। और फिर यूजर के स्टोरीज होते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ कि मुझे अगर पासवर्ड रीसेट करना है तो वैसा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। अगर ओटीपी उस सेम नंबर पे नहीं आ रहा है तो मैं कुछ दूसरा नंबर दे सकूं। जो भी यूजर चाहता है उनकी यूजर स्टोरीज भी जो है सिनारियो बेस्ड एलिमेंट्स में आते हैं। फिर अगला जो है वो है बिहेवियरल एलिमेंट्स। वो बताते हैं कि कैसा सिस्टम आपका बिहेव करता है अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, उसका स्टेट डायग्राम बनाते हो। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में हमने अभी बात की थी, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का अलग स्टेट बताया जाता है। जैसा अभी एक ऑब्जेक्ट अगर ड्राफ्ट वाले स्टेज पे है, फिर बाद में एक पॉइंट पे वो सबमिट हो जाएगा, फिर सबमिट होने के बाद वो रिव्यू में रहेगा, इन रिव्यू रहेगा, और एट लास्ट वो अप्रूव हो जाएगा। तो इसकी स्टेट जो थी अलग अलग होती गई, चेंज होती गई आगे आगे जाके।
तो उसका आप सीक्वेंस डायग्राम भी बनाते हो, किस तरीके से वो चेंज हो रही है। तो ये चीज इसमें होती है। जैसा वही एग्जांपल दिया मैंने, डॉक्यूमेंट एक बार इन रिव्यू होता है, बाद में अप्रूव हो जाता है। फिर अगला जो है वो है क्लास बेस्ड एलिमेंट्स, जो क्लासेस के ऊपर बेस्ड होता है। क्लास ऑब्जेक्ट्स, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके रिलेशनशिप, क्लास डायग्राम्स बनाते हो आप उसमें। तो क्लास डायग्राम में बेसिकली आप ईआरडी ही याद रखिए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो एंटिटीज के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसा ऑर्डर हो गया, फिर पेमेंट्स हो गए, यूजर, ऑर्डर, पेमेंट, सबके बीच में एक रिलेशन बनाते हो आप, वो ईआरडी यूज करके, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो वो किस में आता है? क्लास बेस्ड एलिमेंट्स के अंदर। फिर लास्ट है फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स। तो आपका जो फ्लो है, जिस फ्लो में काम होने वाला है, वो फ्लो के लिए आप इसमें डेटा फ्लो डायग्राम यूज करते हो, जिसको डीएफडी मैंने बताया था, एक के बाद एक चीजें होती है उसमें। फिर कंट्रोल फ्लो डायग्राम भी है, जो कंट्रोल बताता है किसका कितना कंट्रोल है, वो हिसाब से उसमें होता है। तो ये कुछ चीजें आप याद रखो, बस जो नाम है उसके ऊपर थोड़ा सा आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज देखते हैं अब देखो, राइटिंग अ यूज केस। अभी आपको यूज केस लिखना है, तो सबसे पहले देखिए है क्या। यूज केस रिप्रेजेंट करता है एक एक्टर का और उसके सिस्टम में का जो भी इंटरेक्शन होता है एक गोल अचीव करने के लिए, उसको आप बोलते हो यूज केस। अभी सारे कंपोनेंट्स हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है एक्टर्स। अब एक्टर्स जैसा मैंने पहले ही बताया, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं एक लाइब्रेरी के अंदर बुक सर्च करना, बुक लेना, उस पर्सपेक्टिव में को आप माइंड में रखो। तो देखिए, लाइब्रेरी में प्राइमरी एक्टर कौन है? यूजर है, जो स्टूडेंट है मान लो, जो लाइब्रेरी में बुक लेने जा रहा है। और वहां पे सेकेंडरी एक्टर कौन है? लाइब्रेरी का डेटाबेस, जहां पे आप बुक वगैरह सर्च करोगे कि ये बुक कहाँ पर है। फिर बुक कहाँ पर है सर्च करने के बाद आप उसको रिजर्व करोगे, फिर वो आप बुक बोरो करोगे और आप रिटर्न करोगे। अगर आप रिटर्न करने में लेट हो गए तो फिर आप फाइन भरोगे। ये सारी चीजें जो है एक्टर करता है। और किसके साथ करता है? वो सेकेंडरी एक्टर के साथ। अब सेकेंडरी एक्टर यहाँ पर लाइब्रेरी का डेटाबेस हो गया, जहां पर आप चीजें डाल रहे हो, और सेकेंडरी एक्टर लाइब्रेरियन हो गया, जो भी चीजें आपकी करके दे रहा है। ओके, नेक्स्ट है यूज केसेस। तो यूज केसेस जो मैंने अभी जस्ट बताया, बुक आप सर्च करोगे, सर्च बुक। अब लाइब्रेरी की बात चल रही है। फिर उसके बाद रिजर्व, जैसे ही बुक रिजर्व हो जाती है आप उसको बोरो करोगे, मतलब आप ले जाओगे उसको बोरो करके, फिर आप उसको रिटर्न कर दोगे लास्ट में। और अगर आप रिटर्न करने में लेट हो गए तो फिर आप क्या करोगे? उसके बाद फाइन भरोगे। तो ये जो फाइन भरने का काम है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे दे देते हो, हैप्पी पाथ के बारे में हमने देखी थी सब में पहले, कि एक चीज के बाद दूसरी चीज, एक नॉर्मल पाथ, सीधा जो है यही रास्ता है, सर्च करो, रिजर्व करो, बोरो करो, वापस दो। वापस देने में देरी हो गई, तब आप एक्सटेंड यूज करते हो। एक्सटेंड, अगर मॉडल में बना रहा हूं तो वहां पे आप एक्सटेंड का यूज करते हो। एक्चुअली मैंने पीछे ना एक्सेप्शन बोल दिया था, एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, एक्सटेंड इज द करेक्ट वर्ड। इंक्लूड होता है जो इनके बारे में आप लिखते हो, सर्च बुक, फिर बाद में आप इंक्लूड बोलोगे। एक चीज के बाद दूसरी चीज जो कंपलसरीली होने वाली है, मैंडेटरी जो चीज है, वहां पे इंक्लूड करते हो आप। और एक चीज के बाद दूसरी चीज जो मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकती है, वहां एक्सटेंड यूज करते हो। फिर बाद में आप फाइन भरोगे। तो ये अलग अलग यूज केसेस यहाँ पर देखने मिलते हैं। अब रिलेशनशिप्स इन यूज केसेस। तो वही रिलेशनशिप्स जैसा मैंने बताया, सबसे पहले जो रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन जो है ना, वो नॉर्मल यूज केस है, जिसमें हम बस एक लाइन से बताते हैं। ये देखिए, ये यूजर है, ये जो है मेरा प्राइमरी एक्टर है, ये प्राइमरी एक्टर। और फिर ये आप बताते हो एक्शन, उसकी उसकी एक्शन क्या है? सर्च बुक। ठीक है, ये सर्च है, तो ये सर्च और ये जो लाइन है ना, इसी को आप बोलते हो एसोसिएशन। और फिर यहाँ पे आप सेकेंडरी एक्टर बता सकते हो। तो वही है, मैं बस बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। तो एसोसिएशन मतलब ये लाइन है जिसका उससे एसोसिएशन है। फिर उसके बाद दूसरा है इंक्लूड रिलेशनशिप। फिर अब इसके बाद की जो चीज है ना, वहां पे आप इंक्लूड रिलेशनशिप का यूज करते हो। दूसरी जो चीज है, सर्च करने के बाद बुक को आप रिजर्व कर रहे हो, तो ये जो है इंक्लूड रिलेशनशिप है, सर्च एंड देन रिजर्व। तो सर्च के बाद जो है ना, रिजर्व जो ये काम हो रहा है, दैट इज यूज्ड विद द इंक्लूड रिलेशनशिप। और लास्ट में जो है वो है एक्सटेंड रिलेशनशिप, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, जहां पे अगर आपने बुक टाइम पे रिटर्न नहीं की तो फिर एक्सटेंड होता है उसको पे फाइन से। तो ये रिलेशनशिप्स हो गए। एंड उसके बाद एक जनरलाइजेशन भी होता है जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बताता है।
मतलब सेकेंडरी एक्टर्स के बीच में। जैसा अगर कोई लाइब्रेरी का स्टाफ है, वो क्या है, वो भी सेकेंडरी एक्टर है, और जो लाइब्रेरियन है वो भी सेकेंडरी एक्टर है, लेकिन लाइब्रेरियन के पास थोड़े से ज्यादा पावर्स होंगे, तो वो आप जनरलाइजेशन के रिलेशनशिप के थ्रू बताते हो। चलिए अभी ना एक यूज केस डायग्राम में बताता हूं आपको एटीएम सिस्टम के लिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, एक्टर बनाओ सबसे पहले, फिर एक्टर के बाद वन बाय वन सारी जो भी चीजें आपको बतानी है बताओ। सबसे पहला मैं डाल रहा हूं एंटर कार्ड, एंटर कार्ड, और फिर जैसे ही आप कार्ड डालोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है पिन एंटर करना पड़ेगा। तो इससे ही आप कंटिन्यू करके इंक्लूड रिलेशनशिप बता सकते हो। एंटर पिन, फिर आपने पिन एंटर कर दी, फिर उसके बाद जो अगला काम है, अब आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। चेक बैलेंस, विथड्रॉ मनी, फिर इसके बाद चेक बैलेंस में भी आपको एक इंक्लूड रिलेशनशिप बता सकते हो आप, जहां पे आपको मिनी स्टेटमेंट लेने को कहा जाएगा। एटीएम में ऑप्शन आता है ना मिनी स्टेटमेंट का, जहाँ पे एक रिसिप्ट निकलती है एटीएम में से, जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि इतने पैसे है, लास्ट ट्रांजैक्शन ये हुआ था, फिर साथ में डिपॉजिट मनी, बहुत सारे जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन लिख दो। इस तरीके से आप बता सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना दूसरा एक्टर भी आपको बताना है, सेकेंडरी एक्टर। अब ये सेकेंडरी एक्टर कौन है, ये है आपका बैंकिंग सिस्टम। तो ये सारी चीजें जो है बैंकिंग सिस्टम से भी आपको कनेक्ट करना है, ये सारे एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन ये सिर्फ एक्टर से नहीं है, सॉरी ये एरोस, ये एक्टर जो एसोसिएशन है इसका जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी एसोसिएशन इसके साथ है। विदड्रॉ मनी जब आपको करना है तो यही आपको एक्सेस देगा मनी विदड्रॉ करने का, डिपॉजिट का, तब आप कर पाओगे। ये एरोस जो है आप इस तरीके से दिखा सकते हो, थोड़ा सा प्रॉपर वे में एक अच्छा साफ दिखने जैसा ड्रॉ करना आप। बस मैंने रफ डायग्राम बता दिया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है। एक्टर, उसके एक्शंस, इंक्लूड रिलेशनशिप एंड एक्सटेंड रिलेशनशिप। अब जैसा एंटर पिन है, पिन अगर इनवैलिड हो गई तो वहां पे आप एक और एक रिलेशनशिप बता सकते हो, इनवैलिड पिन वाली। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्सटेंड लिखोगे। ओके, तो एक्सटेंड, एसोसिएशन और इंक्लूड, ये रिलेशनशिप्स के बेसिस पे आपको और भी दो चार लाइन ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, जो भी है। बट मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है क्या कौन सी जगह क्या यूज करना है, इंक्लूड एक्सटेंड यूज करना है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, कुछ दूसरा भी आ सकता है, तो वो भी आप अच्छे से लिख लोगे। अब देखिए निगोशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। निगोशिएशन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी, तो आई होप आपको याद होगा वो। निगोशिएशन में क्या होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व करते हो। द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकंसिस्टेंसीज और डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक स्टेक होल्डर एक चीज बोल रहा है, दूसरा दूसरी चीज बोल रहा है, तो वो रिजॉल्व करने का आपका काम होता है निगोशिएशन में। तो निगोशिएशन में देखिए एग्जाम्पल, देखिए एक कस्टमर चाहता है कि उसको चाहिए हाईली सिक्योर सिस्टम, लेकिन जो डेवलपर है वो उसके बारे में कंसर्न है परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स पे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दोगे आप, हाईली सिक्योर सिस्टम को या फिर परफॉर्मेंस को? परफॉर्मेंस को ही आपको ज्यादा क्रिटिकल चीज समझना पड़ता है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर स्लो हो गया तो वैसा भी ज्यादा है नहीं, और सिक्योर सिस्टम तो आप बना भी सकते हो। तो आप एक ऐसा मेथड यूज करते हो जहाँ पे सिस्टम को आप सिक्योर भी रखते हो थोड़ा सा, और परफॉर्मेंस भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे निगोशिएशन में ऐसा नहीं है कि एक बंदे की बात सुन के आप हाँ बोल देते हो, दोनों के लिए एक बीच का रास्ता निकालते हो आप निगोशिएशन में। दैट इज व्हाट निगोशिएशन मींस। तो स्टेप्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को सब में पहले आइडेंटिफाई करो, रिव्यू करो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को और फीडबैक को, और स्टेक होल्डर के बेसिस पे जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आप पता करो। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट्स को पता करो, फिर अलग अलग स्टेक होल्डर के कंसर्न्स वगैरह को, और स्टेक होल्डर के बेसिस पर आपके बजट पे, आपके टाइमलाइन पे प्रायोरिटाइज करो। पैसे आपके पास उतने हैं क्या, हाईली सिक्योर सिस्टम बनाना है लेकिन उतने टेक्निकल फीजिबिलिटी है क्या, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है क्या, इसके बेसिस पे आप रिक्वायर निगोशिएशन चालू कर सकते हो।
दैट्स हाउ यू एनालाइज द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद डिस्कस करो और रिजॉल्व करो डिफरेंसेस को, मीटिंग्स कंडक्ट करो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करो और ट्रेड ऑफ्स का यूज करो। ट्रेड ऑफ वर्ड कई बार यूज होगा इसमें। ट्रेड ऑफ का वही मतलब होता है कि दो चीजों में से आपको एक बेटर वे ढूंढ के निकालना है, तो ट्रेड ऑफ्स का आप वहां पे यूज करते हो टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड। डॉक्यूमेंट अग्रीड रिक्वायरमेंट्स, फाइनल रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो क्लियरली सारे पार्टीज के बीच में चेक करो कि सब लोग अग्री करते हैं ना। वेग डिस्क्रिप्शंस मत रखो, सारी सीधी सीधी बातें रखो जिसपे सब लोग अग्री कर पाए। फिर वैलिडेट करो लास्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स को बता दो कि हमने ये निगोशिएशन ढूंढ निकाला है, और फिर जब सब अग्री करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए रिक्वायरमेंट निगोशिएशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। स्टेक होल्डर कौन है यहाँ पर? स्टेक होल्डर है कस्टमर। अभी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? वो चाहता है कि हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, मतलब दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इस डेवलपर कि इससे लोड टाइम बढ़ जाएगा पेज का। अगर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हम रखेंगे तो डेटा यूज होगा, मेमोरी यूज होगी, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो टाइम बढ़ जाएगा तो नेगोशिएशन सोल्यूशन हम क्या ढूंढ के निकालते हैं? हम सोचते हैं कि ना इमेज को हम कंप्रेस कर देते हैं। हम कैसा करते हैं? हाई रेजोल्यूशन इमेज ही थोड़ी सी यूज करते हैं, लेकिन उसको कंप्रेस करते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा कि इमेज क्वालिटी गंदी होगी ज्यादा, और लोड टाइम भी बच जाएगा। तो मिडल ग्राउंड हमने ढूंढ निकाला। फिर अब डेवलपर बोल रहा है कि हमको चाहिए फास्ट लोडिंग वेबसाइट, लेकिन फास्ट लोडिंग वेबसाइट के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है? लोअर क्वालिटी इमेजेस रिक्वायर कर रहे हैं। लोअर क्वालिटी इमेजेस लेंगे हम तभी हमारी वेबसाइट फास्ट होगी, तो उस केस में हम सीडीएन यूज करते हैं। सीडीएन है एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहा जाता है उसको, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जहां पर कुछ ऐसी चीज है, जैसा मान लीजिए मैं इंडिया में हूं, मैं कोई यूएस की वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूं, तो अभी डेटा काफी दूर से ट्रैवल हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना, उतना डेटा आपको यूज करना पड़ता है, तो वेबसाइट स्लो वगैरह हो जाती है। लेकिन वही सीडीएन अगर यूज किया गया तो मैं अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट नहीं होता, मैं यही इंडिया के कोई दूसरे सर्वर से कनेक्ट होता हूं और वेबसाइट की स्मूथनेस बढ़ जाती है। और लेजी लोडिंग का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेजी लोडिंग में क्या होता है? देखिए, जो जरूरी चीज है ना उतनी ही लोड होती है, सारे के सारे चीजें लोड नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें अगर लोड होने लग गए, सारे फोटोज लोड होने लग गए, तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा? इमेजेस की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ मेरी वेबसाइट भी फास्ट हो जाएगी। मार्केटिंग टीम बोल रही है कि ना हम हमारे वेबसाइट में एड्स भर देते हैं तो पैसे बहुत मिलेंगे, लेकिन एड्स भर दोगे तो यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा। तो हम क्या करेंगे? एड्स डालेंगे, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी लिमिट कर देंगे, थोड़ी सी कम कर देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड, दोनों का सोचते हुए करने का काम है निगोशिएशन। अब वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ हो चुका है, लास्ट में आप स्टेक होल्डर्स के साथ रिक्वायरमेंट्स लेकर जाते हो कि अब हमको फिनिश करना है, तो वो उसी को आप बोलते हो वैलिडेट करना। कंसिस्टेंट, अनएम्बिगुअस, फीजिबल होना चाहिए वो डेवलपमेंट शुरू होने से पहले आपके रिक्वायरमेंट्स। तो कैसा करते हो आप? रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना, चेक करो कि करेक्टनेस है, कंप्लीटनेस है, क्लैरिटी वगैरह है, मिसिंग या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स है क्या, उनको भी आइडेंटिफाई करो, क्योंकि कुछ रह गया होगा तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म करो, सारे रिक्वायरमेंट्स रियलिस्टिक है क्या, प्रैक्टिकल है क्या, ये सोचो। ऐसा नहीं कि ये कर देंगे हम, नहीं, वो किया जा सकता है क्या, वो आपको चेक करना है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू। फिर स्टेक होल्डर्स के साथ वैलिडेट करो, यूजर्स, कस्टमर्स, डेवलपर्स के साथ मीटिंग्स अरेंज करो, फिर उनका फीडबैक लो, और लास्ट में फिर यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंसी वेरीफाई करो और ट्रेसेबिलिटी भी रखो। कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होने चाहिए, और हर रिक्वायरमेंट जो है उसका आप कुछ ना कुछ रीजन दे सको, वो ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए उसमें कि ये क्यों कर रहे हो आप। फिर लास्ट में रिक्वायरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म करो, टेस्ट केसेस बनाओ। टेस्ट केसेस बनाना मतलब अगर ये चीज गलत हो जाती है तो क्या, ये गलत चीज हो गई तो क्या, उसको आप बोलते हो टेस्ट केसेस। तो यहां पर भी जो है वैलिडेशन खत्म होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिनेरियो क्या है इसका? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम मस्ट अलाउ फंड ट्रांसफर्स, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अब वैलिडेशन चेक क्या करोगे आप? ये फीचर को क्या हम सिक्योरली इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सिक्योरली आप पैसे ट्रांसफर कर पाओगे क्या? तो फिर जब आप ढूंढते हो तो आपको पता चलता है नहीं यार, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है इसमें, जब डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप एक सोल्यूशन ढूंढ के निकालते हो। क्या करते हो आप? इंक्रिप्शन उसमें ऐड कर देते हो। ये कब कर रहे हो आप? रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में। फिर दूसरा है कि लॉगिन को ना 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो आप बोलते हो ये गोल रियलिस्टिक है क्या, कर पाओगे क्या 2 सेकंड में इतना फास्ट?
फिर पता चलता है नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, तो फिर उस पॉइंट पे आप डेटाबेस क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर देते हो, तो थोड़ी सी स्पीड जो है आपकी बढ़ जाती है। फिर लास्ट में है सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए 1 मिलियन यूजर्स को। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सपोर्ट करता है क्या, ये है आपका वैलिडेशन चेक। देखिए वैलिडेशन में हमको वही चेक करना है, ये कर सकते हैं क्या, हम सिक्योरली इंप्लीमेंट कर सकते हो, रियलिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, तो नहीं। स्केलेबिलिटी के यहाँ पे कंसर्न्स है, तो उस केस में आप क्या करते हो, क्लाउड बेस्ड होस्टिंग का यूज करते हो, तो स्केलेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। स्केलेबिलिटी मतलब ज्यादा कर पाना, तो ज्यादा यूजर्स आपको अगर चाहिए तो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग आप यूज करोगे। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो वैलिडेशन के लिए। अब आते हैं हम क्यूएफडी के ऊपर। क्यूएफडी पर भी आई गेस दोनों पेपर में क्यूएफडी पर क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें कस्टमर के नीड्स को आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या फिर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करते हो। कस्टमर तो आपको बोलने नहीं वाला कोडिंग से रिलेटेड चीजें, तो आपको उसकी बातें सुन के उसको कोडिंग टेक्निकल चीजों में कन्वर्ट करना है, तो वो आप करते हो क्यूएफडी के अंदर। देखिए ये ना एक हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स के बेसिस पे किया जाता है। इसमें अंदर आप जो है ना कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को लेते हो और फिर बाद में उसको हर चीज उसके ऊपर देखते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए उसका इंपॉर्टेंस जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट्स, क्या क्या कस्टमर को चाहिए वो आपको वो बोलेगा। फिर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, हाउस, HOW है हाउ, मतलब उसके व्हाट को आप हाउ में चेंज कर रहे हो कि आप इसको कवर कैसे पाओगे। वो बोल देगा क्या करना है पर करोगे कैसा, वो आप इसमें देख रहे हो, तो इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद बेंचमार्क परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसा है, स्पीड कैसी है, वो आप इसमें चेक करते हो। फिर इंजीनियरिंग टारगेट्स देखते हो आप कितना करना है आपको काम। फिर एक कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है यहाँ पे ऊपर, जो एक रूफ की तरह काम करता है यहाँ पे, जो चेक करता है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है उसके लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स है। और जब सब आपका काम होता है फिर लास्ट में कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स देखते हो आप भी, आई एम सॉरी, कंपेटिटर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स। तो इस तरीके से जो है QFD डिप्लॉयमेंट होता है। ये डायग्राम आप बना सकते हो, दिस इज नोन एज अ हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स। की ऑब्जेक्टिव्स देखिए, कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर चाहता क्या है वो आपको समझना है इसके अंदर। उसको वॉइस ऑफ द कस्टमर भी कहा जाता है, कस्टमर के नीड्स को। फिर कस्टमर के जो भी नीड्स है उसको प्रॉपर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर बिजनेस और टेक्निकल फीजिबिलिटी के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करो रिक्वायरमेंट्स को। रिक्वायरमेंट्स जो सब में ज्यादा क्रिटिकल है उनको आपको पहले करना है, काम जो ज्यादा जरूरी है उसको पहले प्रायोरिटी दो। कैसे दोगे, बिजनेस और टेक्निकल फीजिबिलिटी से। एरर्स कैसे मिनिमाइज करना है आपको, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और सॉफ्टवेयर डिजाइन के बीच में के अलाइनमेंट को देखते हुए एरर्स आपको कम से कम करना है। क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट देखिए, सबसे पहला है नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, जो होते हैं एक्सपेक्टेड नीड्स। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स मतलब जो यूजर को कंपलसरीली चाहिए, उसके बगैर सॉफ्टवेयर बनाने में कोई सेंस नहीं, वो चीज चाहिए ही चाहिए। अगर आप वो चीज नहीं दोगे कस्टमर को तो उनको डिससेटिस्फैक्शन होगा, ये घटिया ऐप बनाया आपने। लेकिन अगर वो चीज अगर आप देते हो तो उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं, मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड, वो दे रहा ही था, तो वो आप देने से अगर आपको लगता है बहुत खुश हो जाएगा कस्टमर, ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं दोगे तो उदास जरूर हो जाएगा, ये एक चीज है। फिर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, तो स्पीड जो है वो इसमें बताते हो आप कैसी स्पीड है, तो ये जो है ना कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बूस्ट कर देती है। स्पीड अगर आपकी ज्यादा रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो यूजर्स आपके ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। फिर एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो यूजर को पता नहीं होते और यूजर आपको एक रिक्वेस्ट भी नहीं करता हो, लेकिन अगर आप डाल देते हो तो काफी जो है हेल्प हो जाती है उनको। जैसा कि अगर एक बैंकिंग का ऐप है, बैंकिंग का ऐप का मेन काम क्या है, ट्रांजैक्शंस करना, पैसे ट्रांसफर करना, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आपको मिलना चाहिए, लॉगिन वगैरह उसमें होना चाहिए, ये बेसिक नीड है। तो ये कौन सी नीड है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट। फिर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में जो भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो वो फास्ट हो रहा है, तो ये आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। फिर एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट मतलब देखिए जो यूजर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बैंकिंग ऐप जो है आपके एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर रहा है कि इतने पैसे आपने इधर इन्वेस्ट किए, उतने उधर किए, क्या कैसा करना चाहिए। कुछ आप एआई का इंटीग्रेशन कर दे रहे हो उसमें, जिसके हेल्प से यूजर समझ पा रहा है कि वो किधर पैसे ज्यादा वेस्ट कर रहा है वगैरह, ऐसा कुछ होगा ना, तो फिर ये डिलाइटर्स की तरह काम करता है, यूजर्स बहुत खुश हो जाते हैं उससे। फिर होते हैं अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स,
लेटेंट नीड्स। अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स का मतलब है ये कस्टमर को चाहिए पर उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। जैसा मान लो MS वर्ड की आपकी फाइल है या कोई भी फाइल है, आप उसमें काम कर रहे हो और आपका बंद हो गया कंप्यूटर, अचानक से कुछ क्रैश हो गया, तो आपने जितना भी काम किया था वो वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप एक फीचर उसमें ऑटो सेव का डाल के रखते हो तो वो यूजर को कितनी हेल्प हो जाएगी उससे। तो यूजर को उससे काफी हेल्प हो जाती है, बट ना ही वो यूजर को पता होता है उसके बारे में, ना ही वो आपको रिक्वेस्ट करता है। तो वो उनको आप बोलते हो लेटेंट नीड्स, अनस्पोकन रिक्वायरमेंट्स। फिर है स्टेप्स इन QFD प्रोसेस। सबसे पहला है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को गेदर करना है आपको। सर्वेज, इंटरव्यूज, मार्केट रिसर्च करो और कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पता करो, तभी आप जाके अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना पाओगे। रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटी दो, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को, जो सब में ज्यादा क्रिटिकल है उनको आपको प्रायोरिटाइज करना है। फिर ट्रांसलेट इनटू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, जो भी रिक्वायरमेंट्स मिल गए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट करो। हाउस ऑफ क्वालिटी जो HOQ मैट्रिक्स है वो बनाओ, और लास्ट में जो भी रिक्वायरमेंट्स मिल गए हैं उनको डिफाइन करो और इम्प्लीमेंट करो। डिफाइन करना मतलब क्या, आई एम सॉरी, रिफाइन एक्चुअली है। उनको बेहतर करो, प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाओ, फीडबैक लो यूजर्स से, और जो है कोड करना चालू करो, सॉफ्टवेयर बनाना। अब इसका एग्जांपल देखिए। रिक्वायरमेंट टाइप नॉर्मल रिक्वायरमेंट, सिक्योर लॉगिन विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए ही, इसके बगैर सॉफ्टवेयर में कोई सेंस नहीं बनता। तो ये क्या करता है, यूजर के सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये उसको चीज चाहिए ही, अगर आप ये नहीं दोगे तो इंस्टेंटली डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा यूजर को। एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट देखिए, वेबसाइट आपकी 2 सेकंड के अंदर लोड करती है, तो कस्टमर इंगेजमेंट काफी बढ़ जाता है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं और आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट भी इट इंक्रीजेस। अनस्पोकन रिक्वायरमेंट, AI बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस AI के हेल्प से आप डाल रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता यूजर को और यूजेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो यही है अनस्पोकन रिक्वायरमेंट। ये कुछ QFD के एग्जांपल्स थे। अभी हम बात करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, DFD के बारे में। तो DFD पर भी क्वेश्चन आ चुका है, लेवल 0, लेवल 1 DFD के बारे में बताओ ऐसा। पिछला इनसेम के पेपर में आप देख सकते हो। तो देखिए ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसा आपका डेटा मूव करता है सिस्टम के अंदर। आप डेटा देते हो और आपको क्या आउटपुट मिलता है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, वो है आप एक DFD के थ्रू बताते हो। तो देखिए इसमें क्या क्या है, प्रोसेसेस जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। फिर आपको डेटा स्टोर्स देखने को मिलते हैं, जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है। तो डेटा कहाँ रखा जाता है आपका, वो भी आप इसमें देखते हो ये डायग्राम में। फिर एक्सटर्नल एंटिटीज, सोर्सेस और डेस्टिनेशंस जो है डेटा के, वो देखने मिलते हैं। और फिर डेटा फ्लोज, डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है एरोज के थ्रू आप इसमें बताते हो डेटा फ्लो डायग्राम में। तो लेवल्स होते हैं इसके अंदर अलग अलग, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जितना लेवल बढ़ता है ना उतना बड़ा बड़ा और डेप्थ के साथ आप ऑपरेशंस के साथ बताते हो। बेसिकली जो लेवल 0 DFD होती है उसके अंदर बस आप इनपुट आउटपुट टाइप का डायग्राम बनाते हो कि क्या आप दे रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। एक्टर एक्टर वगैरह तो नहीं रहता इसमें, बस आप क्या आई मीन डेटा क्या दे रहे हो आप, और डेटा किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, छोटी मोटी चीजें होती है। फिर उसके बाद लेवल 1 DFD होता है, जहां पे आप और बबल्स वगैरह बताते हो, जहां पे और डेप्थ में ऑपरेशंस भी आप बताते हो प्रोसेसेस के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक लेवल 0 DFD बनाता हूं। तो हम ना एक रेलवे रिजर्वेशन के अंदर किस तरीके से काम होता है वो दिखाएंगे इसमें। तो पैसेंजर है हमारा यहाँ पर। तो देखिए पैसेंजर, और फिर थोड़ा सा ये है रेलवे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। और लास्ट में यहाँ पर एक एडमिन कर देते हैं। तो अब इनके बीच में आपका डेटा कैसा ट्रांसफर होता है वो बता रहा है आपको, बस ये लेवल 0 DFD है, इसके अंदर ज्यादा इसके अलावा कुछ नहीं रखते आप। तो देखिए पैसेंजर क्या कर सकता है, पैसेंजर जो है रिजर्वेशन कर सकता है। फिर पैसेंजर दूसरी चीज जो है तो मैं रिजर्वेशन कर सकता है वो। फिर उसके साथ ही साथ कैंसलेशन कर सकता है। और इन रिटर्न रेलवे रिजर्वेशन आपको क्या देगा, उसके टिकट देगा, टिकट का इन्फो वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगा जब आप रिजर्वेशन करते हो। सो यू गेट अ टिकट इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद एडमिन के थ्रू क्या है, अभी आपको
अगर रिजर्व करना है या फिर कुछ कैंसिल करना है, रिजर्व या कैंसिल की कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो एडमिन के पास जाती है रेलवे रिजर्वेशन के थ्रू। जैसे ही आप रिजर्वेशन करते हो एडमिन को डेटा मिलेगा कि इन्होंने ये रिजर्व किया है, ये इनका सीट है। और फिर उसके बाद पैसेंजर की भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी चली जाती है, पैसेंजर इन्फो। और एडमिन के तरफ से ट्रेन की इन्फो रिजर्वेशन को दी जाती है कि ट्रेन कब आने वाली, जाने वाली है। क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, ये डेटाबेस है, ये काम क्या कर रहा है, कैंसलेशन रिजर्वेशन का। लेकिन एक्चुअल का जो चीज है ट्रेन का टाइम वगैरह, ट्रेन की इन्फो जो भी है वो एडमिन के थ्रू मिलेगी। और फिर वो रेलवे रिजर्वेशन के थ्रू वो पैसेंजर को वापस दी जाएगी। तो ये एक सिंपल सा लेवल 0 डीएफडी है। इसके अंदर बस आप एरोज और नॉर्मल 2-3 चीजें बताते हो, इसमें ज्यादा नहीं रखते आप। अभी सेम चीज मैं ना लेवल 1 डीएफडी में बताता हूँ। तो इसके अंदर आप साथ ही साथ प्रोसेसेस भी बताते हो। देखिए ये मेरी रिजर्वेशन की प्रोसेस है। अभी इसके अंदर रिजर्वेशन का स्टोरेज हम बताते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन स्टोरेज है। तो रिजर्वेशन की जब प्रोसेस करेगा कोई भी बंदा तो उसकी उसका जो भी रिजर्वेशन हुआ है उसका स्टोरेज में जाएगा। फिर रिजर्वेशन का स्टोरेज भी हमको चाहिए वापस उस पैसेंजर को देने के लिए। फिर उसके बाद पैसेंजर तो मेन है, पैसेंजर से जो भी चीज है रिजर्वेशन प्रोसेस की तरफ जाएगी। फिर रिजर्वेशन स्टोरेज देख सकते हो आप। फिर उसके बाद टिकट जनरेशन प्रोसेस। पिछले वाले में हमने प्रोसेसेस कुछ नहीं बताए, इसके अंदर हमको इससे रिलेटेड प्रोसेसेस बताना है और स्टोरेज भी बताना है। उसमें बस आप बता रहे हो 3 लोग हैं और 3 लोगों के बीच में क्या क्या होता है। फिर जैसे ही रिजर्वेशन प्रोसेस होती है एडमिन को भी रिपोर्ट जाएगी, रिपोर्ट टू एडमिन। फिर उसके बाद इंक्वायरी। तो ऐसी चीजें बता सकते हो आप। इसमें अलग अलग बबल्स रखते हो, उतना ही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसमें सिर्फ आप एरोज के थ्रू मेन चीजों को कनेक्ट करते हो। उसमें आप स्टोरेज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन लेवल 0 और लेवल 1 पर ही पूछा गया है अभी तक, 2-3 पेपर्स में जो पुराने भी पूछा गया है। लेवल 2 लेवल 3 पर नहीं पूछा जाता। इवन देन मैंने लेवल 2 का एक डायग्राम दिया हुआ है नोट्स में, यू कैन रेफर इट। बट बेसिकली लेवल 0 और लेवल 1 समझ लो। लेवल 0 में बस आप जो एक्टर्स है, ऐसा मान लो पैसेंजर, एडमिन और जो मेन चीज है प्रोसेस, वो दिखाते हो और उनके बीच में क्या क्या फ्लो होता है वो बस दिखाते हो। आप यहाँ पे फ्लो के साथ प्रोसेसेस भी दिखाते हो, ये समझ लो। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सेकंड यूनिट है वो खत्म होता है और इनसेम का सिलेबस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट।